जियांग के चिल्लाने की आवाज आती है। देखने पर पता चलता है कि उसने गलती से अपना फोन पानी में गिरा दिया है। अब वो इस फोन को देखते हुए बहुत रोती है क्योंकि नया फोन अफोर्ड करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। जैसे तैसे वो फोन को सुखाकर ऑन कर ही लेती है, फिर सूट पहनकर ऑफिस जाती है। ऑफिस के बाहर उसे अपना एक एक्स बॉयफ्रेंड डाउचन मिलता है जो उसे कोरिया के पॉपुलर ऐप वीचैट पर ऐड करता है ताकि वो वहां आराम से बात कर पाए। फिर डाउचन जियांग से उसके फोन के बारे में पूछता है जो कि एप्पल का बहुत ही पुराना मॉडल था। जियांग झूठ कहती नहीं, मेरा फोन 14 प्रो है और वो ऑफिस में रखा हुआ है। इतने सालों के बाद पहली नजर में अपने एक्स बॉयफ्रेंड के सामने पुराने फोन की वजह से जियांग का इंप्रेशन खराब हो जाता है, इसलिए वो उदास हो जाती है कि यार उसके सामने बेइज्जती हो गई क्योंकि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जानता है कि उसके पास पुराना ही मॉडल था। खैर जब वो अपने दोस्तों के पास बैठी होती है तभी डाउचन का मैसेज आता है। वो उसे स्कूल रियूनियन पार्टी के लिए इनवाइट करता है। अब ये देखकर जियांग खुश हो जाती है कि एक और बार मिलने का मौका मिलेगा। यहाँ जियाबाओ को खाना और टीवी एक्टर्स बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं, इसलिए जियांग उसे सजेस्ट करती है तुम्हें फिल्म इंडस्ट्री के लिए इंटरव्यू देना चाहिए। अगले दिन जियाबाओ जब इंटरव्यू देने के लिए जाती है तो उसे जियाओबिंग नाम की एक लड़की मिलती है जिसके पास उसके पसंद के एक्टर यूली की फोटो होती है। पूछने पर जियाओबिंग बताती है कि मैं यूली की बहुत ही बड़ी फैन हूँ। ये सुनकर जियाबाओ उसे यूली की प्रीमियम कीचेन गिफ्ट देती है और जियाओबिंग उसे लंच के लिए इनवाइट करती है। लंच के बाद बिल देने के समय जियाओबिंग बाथरूम जाने का बहाना करती है ताकि उसे बिल न देना पड़े, लेकिन जियाबाओ उसे रोककर अपने कार्ड से बिल पे कर देती है। इधर जियांग को नए फोन लेने के लिए कुछ पैसे कम पड़ रहे होते हैं, इसलिए वो अपने पास के रूम में रहने वाली एक लड़की वैंग के पास जाती है क्योंकि जियांग ने कुछ समय पहले उसको पैसे दिए थे। वैंग भी कहती है कि इस समय मेरे पास पैसे तो है नहीं, इसलिए मैं थोड़े दिनों के बाद स्कॉलरशिप के पैसे आने के बाद तुम्हें दे दूंगी। यहाँ रूम में शिटो जियाबाओ को डांट रही होती है क्योंकि जब से वो जियाओबिंग से मिली है तब से हर वक्त सिर्फ वही बिल पे कर रही है और अब वो जियाओबिंग के कहने पर एक्टर यूली के शो के टिकट्स भी बुक कर रही है। शिटो को ये बात पसंद नहीं आती कि जियाओबिंग जियाबाओ से खर्चा करवा रही है। अगले दिन जब ये तीनों शॉपिंग करने जाती है तो जियांग देखती है कि वैंग भी नए कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। इसका मतलब उसके पास अभी पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो झूठ बोल रही थी। जब जियांग उससे पैसे लेने के लिए जाती है तो वैंग गरीब होने का कहकर रोते हुए जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। अब इसमें जैंग गलत दिखाई देती है और आसपास के लोग उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल देते हैं। फिर शिटो और जियाबाओ जियांग को घर लेके आते हैं, उसे समझाते हैं कि तुमने जो किया वो गलत था। जियांग को भी ये बात बहुत ही बुरी लगती है कि उसके अपने दोस्त भी अब उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इसलिए वो गुस्से में बाहर चले जाती है। फिर जियांग के पास उसकी माँ का कॉल आता है। उसकी माँ उससे पूछती है कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं। अब जियांग तो गुस्से में अपनी मॉम से भी ऊंची आवाज में बात करती है और कॉल ही कट कर देती है। फिर अगले दिन जियांग ऑफिस जल्दी चली जाती है। अब यहाँ दिखाते हैं तो जियाबाओ जियाओबिंग और उसके दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए जा रही होती है। तभी शिटू उससे कहती है कि अब मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। दोनों रेस्टोरेंट चले जाते हैं। अब जब शिटू मोबाइल नेटवर्क ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वो चुपके से जियाओबिंग और उसके दोस्तों की बातों को सुन लेती है, जिससे उसे पता चलता है कि जियाओबिंग एक्टर यूली के नाम पर जियाबाओ के पैसों का फायदा उठा रही है। अब शिटू उसका टेस्ट लेने के लिए जियाबाओ के सामने उससे यूली के बारे में सवाल पूछती है जिसका वो जवाब नहीं दे पाती। इससे जियाबाओ समझ जाती है कि वो झूठ बोल रही थी, इसलिए वो मौका देखकर शिटू के साथ छुपके से भाग भी जाती है। उधर वैंग जब अपने लिए शू खरीद रही होती है तभी जैंग उससे जबरदस्ती पैसे ले लेती है और वैंग फिर से गरीब होने की बात कहकर रोने भी लगती है। तभी जियांग का साथ देने के लिए शिटू और जियाबाओ वहां पर आ जाते हैं और इस बार वो उससे पैसे ले ही लेते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में जब बिल देने का समय आता है तो जियाओबिंग को बिल भरना पड़ता है। अब अगले दिन होने वाली रियूनियन पार्टी में जाकर एक्स बॉयफ्रेंड को इम्प्रेस करने के लिए जियांग नया मोबाइल लेने के लिए जाती है, लेकिन बिना फोन लिए ही अपने दोस्तों के पास आकर डिनर करने लग जाती है। इसी बीच कॉल पर जियांग अपनी मॉम को खुशी खुशी ऑनलाइन पेमेंट कैसा करना है ये सिखाती है। बाद में डिनर का बिल भी वो देती है। इसके बाद जब तीनों हॉस्टल आते हैं तो अपनी चौथी रूममेट लियांग शॉन्ग को देखकर बड़े शॉक्ड होते हैं। ये तीनों लियांग से डरते हैं और उसके कहने पर हर रात 10:30 बजे पर लाइट बंद कर देते हैं। अगले दिन जियांग ऑफिस में हमेशा की तरह अपनी डायरेक्टर मिसेस ये को चाय देने के लिए जाती है। तब उसे पता चलता है कि उनकी जगह अब नए डायरेक्टर आ गए हैं जिनका नाम गो है। फिर रात में जियांग शिटो को बताती है कि मुझे ऑनलाइन डेटिंग के ऊपर एक रिसर्च करने का काम मिला है। शिटो उसे डेटिंग एप्स के थ्रू ब्लाइंड डेट पर जाने की एडवाइस देती है। रात भर डेटिंग ऐप पर ढूंढने के बाद सनशाइन बॉय के नाम से एक यूजर उसे डेट करने के लिए इनवाइट करता है, इसलिए वो सुबह जल्दी तैयार होकर बाहर आ जाती है। जहाँ वो शिटू और जियाबाओ देखते हैं कि लियांग को उसका बॉयफ्रेंड एक महंगी कार देने के लिए आया है। इसके बाद देखते देखते लियांग अपने बॉयफ्रेंड चैन जुओ से बहुत ही नाराज हो जाती है क्योंकि वो बहुत ज्यादा सिगरेट भी पीता है। अब चैन उसे समझाने की कोशिश करता है और कहता है देखो आज के बाद मैं कभी भी सिगरेट को हाथ नहीं लगाऊंगा। उसके बार बार मनाने के बाद भी जब लियांग नहीं मानती तो आखिर में चैन उसे एक बहुत महंगा और डिजाइनर सूट गिफ्ट देता है जिसे वो दूसरी कंट्री से लाया है। इस सूट को देखकर लियांग
जियांग खुश हो जाती है। अब दूसरी तरफ जियांग सनशाइन बॉय के भेजे हुए एड्रेस पर जाती है। तब उसे पता चलता है कि सनशाइन बॉय उसी ऑफिस में काम करता है जहाँ पर वो काम करती है। अब लंच का समय हो गया है, इसलिए सनशाइन बॉय उसे मैसेज करके एक रेस्टोरेंट में बुलाता है। रेस्टोरेंट में जाने पर जियांग को अंधेरे में बहुत ही अजीब वाइब आती है, इसलिए वो लाइट ऑन करने के लिए जाती है कि तभी कोई उसकी कमर को पकड़ लेता है, लेकिन जियान सीधे उसके मेन पार्ट पर जोर से लात मार देती है। और जब वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि वो सनशाइन बॉय कोई और नहीं बल्कि उसका डायरेक्टर मिस्टर गो है। अब इस इंसिडेंट के बारे में जियांग अपने दोस्तों को बताती है तो वो उसे डायरेक्टर के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए कहते हैं, लेकिन जियांग कहती है कि मैं इस बात का फायदा उठाकर कंपनी में एज अ परमानेंट वर्कर बन सकती हूँ। अगले दिन जियांग इस बारे में मिस्टर गो से बात करती है। तब वो कहता है कि जब तक तुम अपना मुंह बंद रखोगी तब तक तुम्हें ऑफिस में नई अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। जियांग भी वादा करती है कि मैं किसी को इस बारे में कुछ नहीं बताऊंगी। मिस्टर गुओ उसे अगले दिन अपने साथ एक बहुत बड़ी मीटिंग में आने के लिए इनवाइट करता है और उसके लिए उसे कुछ रिपोर्ट्स बनाने का काम सौंपता है। जियांग यहाँ हॉस्टल जाने पर देखती है कि उसके पास मीटिंग में पहनने के लिए कोई अच्छा सूट नहीं है, इसलिए जियाबाओ उसे अपना सूट दे देती है। तभी वहाँ पर लैंग आती है और वो जियाबाओ के कपड़ों का मजाक बनाती है कि छे तुम्हारे कपड़े कितने भद्दे हैं। जियांग भी कह देती है कि तुम तो अपने बॉयफ्रेंड के पैसों पर कपड़े लेती हो, लेकिन जियाबाओ अपने फादर के पैसों से खर्चा करती है। लियांग भी कह देती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के पास बहुत पैसे हैं और उसे मुझ पर पैसा खर्चा करना पसंद है, इसमें गलती क्या है। जियांग कहती है कि भले ही आज वो तुम्हें पसंद करता है लेकिन कल वो तुमसे भी सुंदर लड़की के लिए तुम्हें छोड़ सकता है। अब अगले दिन जियांग मिस्टर गाओ की रिपोर्ट पढ़ने के बाद बातों ही बातों में अपने कलीग से कहती है मिस्टर गाओ ने अनपढ़ों की तरह रिपोर्ट बनाई है, और इस बात को मिस्टर गुओ पीछे खड़ा होकर सुन लेता है। इसलिए वो जियांग को मीटिंग में आने तो देता है लेकिन उसे प्रेजेंटेशन देने से मना कर देता है। मीटिंग में दूसरी कंपनी का आदमी अपने मोबाइल में वो डेटिंग ऐप ओपन करता है। तब उसे लोकेशन से पता चलता है कि सनशाइन बॉय नाम का एक यूजर ठीक उसके पास में बैठा हुआ है और उसकी उम्र 35 साल है। इस मीटिंग में मिस्टर गो एक लौता शख्स है जिसकी उम्र 35 साल है, इसलिए सभी उसके ऊपर शक करने लग जाते हैं। लेकिन तभी जियांग खड़े होकर कहती है कि ये अकाउंट मेरा है जो मैंने रिसर्च करने के लिए बनाया था। इससे मिस्टर गो सबके सामने अपनी बेइज्जती कराने से बच जाते हैं और वो जियांग की इस बात से खुश होकर उसे कंपनी में परमानेंट प्लेस दे देते हैं। इधर लियांग को दिखाते हैं जो चैन से वही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें मुझसे दूसरी सुंदर लड़की दिख गई तो क्या तुम मुझे उसके लिए छोड़ दोगे। चैन कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे अलावा किसी दूसरे के बारे में सोच नहीं सकता। ये सुनकर लियांग बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उसे चैन के हाथों से सिगरेट की स्मेल आती है। लियांग कहती है मुझे तुम पर विश्वास नहीं है, तुम सच बोल रहे हो या झूठ, क्योंकि तुमने वादा किया था कि सिगरेट को कभी हाथ नहीं लगाओगे। इतना कहकर लियांग गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल पहुंचती है तभी वो एक सूट को देखती है जो टेबल पर रखा हुआ है और उस पर चाय का दाग भी लगा हुआ है। वो जियांग से इसके बारे में पूछती है। जियांग कहती है ये सूट तो जियाबाओ का है, लेकिन जियाबाओ कहती है मेरा सूट तो अलमारी में पड़ा है। इसका मतलब जियांग ने गलती से लियांग का सूट पहन लिया था। वो इस दाग को साफ करने के लिए जियांग को दे देती है कि तभी सूट से एक रिंग नीचे गिरती है, जिसे देखकर लियांग समझ जाती है कि चैन ने उसे प्रपोज करने के लिए सूट में रिंग रखी थी। फिर वो चैन के पास जाती है जो उसे एक गिफ्ट के साथ सरप्राइज करता है और उसे रिंग पहनाता है। अगले दिन जियांग ऑफिस जाकर रिजाइन कर देती है। तभी मिस्टर गो चिल्लाते हुए उसके पास आता है और कहता है कि तुमने मेरी कंप्लेंट क्यों की। जियांग कहती है मैंने तो कोई कंप्लेंट नहीं की। फिर हमें फ्लैशबैक में पता चलता है कि जब जियांग मिस्टर गो के टेबल पर फाइल रखने के लिए नीचे गई थी तब उसे लैपटॉप की नोटिफिकेशन से पता चलता है कि मिस्टर गो ने एक साथ बहुत सारी लड़कियों को फंसा के रखा हुआ है। इसी वजह से जियांग उसके साथ काम नहीं करना चाहती। अब प्रेजेंट में आते हैं। लिफ्ट बंद होने से पहले जियांग मिस्टर गो से कहती है कि मैंने आपकी कंप्लेंट नहीं की, बल्कि मैंने तो सिर्फ आपकी वाइफ को इसके बारे में बताया था, शायद उन्होंने ही आपकी कंप्लेंट की होगी। रात को जब जियांग हॉस्टल जा रही होती है तभी वो लियांग के बॉयफ्रेंड को किसी और लड़की के साथ देखती है और तुरंत दोनों की फोटो भी खींच लेती है। अगली सुबह तीनों इस बारे में बातचीत करके डिसाइड करते हैं कि वो ये बात लियांग को नहीं बताएंगे। फिर तीनों जियाबाओ के छोटे भाई ड्वेन जेनेऊ का तलवारबाजी का मैच देखने जाते हैं जिसमें वो जीत जाता है और बढ़िया तलवारबाजी करने की वजह से उसे नेशनल टीम में शामिल कर लिया जाता है। फिर जब वो हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं लियांग अपना सामान लेकर वहां से जा रही है, इसलिए वो उसे रोककर आखिरी बार अपने साथ लंच करने के लिए इनवाइट करते हैं। लंच के समय लियांग की उन तीनों के साथ अपने बॉयफ्रेंड चैन को लेकर बहस हो जाती है, यहाँ तक कि वो उन तीनों को बहुत बुरा भला भी कहती है। लियांग की बातें सुनकर जियांग से रहा नहीं जाता और वो उसे वो फोटो दिखाई देती है जो उसने खींची थी, जिससे लियांग को लगता है बहुत बड़ा झटका। इसके बाद जब लियांग चैन के साथ होती है तब वो फोटो दिखाकर उसे इसके बारे में पूछती है। इस पर वो कहता है कि मेरे डैड ने मेरी शादी से पहले इस लड़की के साथ मेरी शादी फिक्स की थी, इसलिए मुझे इससे मिलना पड़ता है, लेकिन मैं बहुत ही जल्दी ये सब सही कर दूंगा। हालांकि लियांग उसकी बातों को मानने को तैयार नहीं होती। तब चैन गुस्से में कहता है कि अगर मैं नहीं होता तो तुम किस हाल में जी रही होती सोचो, आज तुम मेरी वजह से इतनी ऐश कर रही हो। ये सुनकर लियांग को गुस्सा आता है और वो रिंग को गाड़ी में रखकर
छोड़कर चली जाती है। अगले दिन जियांग को पुलिंग कैपिटल नाम की एक बहुत ही बड़ी फाइनेंस कंपनी से इंटरव्यू के लिए इन्विटेशन आता है। वो वहाँ जाती है तो कंपनी के बाहर एक आदमी को सामने खड़ी हुई देखती है, जो सामने खड़ी हुई वेंडी नाम की लड़की की फोटो खींच रहा है। लेकिन जियान उसको पकड़कर जमकर डांट लगाती है कि क्या बदतमीजी कर रहे हो। फिर जब वो इंटरव्यू देने के लिए अंदर जाती है तो देखती है कि वहाँ वही आदमी इंटरव्यू ले रहा है जिसे उसने डांटा था। इस आदमी का नाम मिस्टर जोहो होता है और ये इस कंपनी का प्रेसिडेंट है। मिस्टर जोहो बिना सवाल पूछे जैंग को रिजेक्ट कर देता है। इसलिए जैंग कहती है कि नीचे जो हुआ आप उसके लिए मुझे टारगेट क्यों कर रहे हो और एक भी सवाल पूछे बिना मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया। ये सुनकर मिस्टर जोहो उसे एक ऐसा सवाल पूछता है जिसका जवाब जैंग को पता नहीं होता। इधर हॉस्टल में दिखाते हैं तो शिटो गेम खेल रही होती है। तभी जियाबाओ के पास अपने फेवरेट टीवी एक्टर की कंपनी से इंटरव्यू के लिए मैसेज आता है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और जब शिटो दरवाजा खोलती है तो अपनी मॉम को देखकर होती है शॉक्ड। फिर शिटो और उसकी मॉम कार में जाके बात करते हैं। शिटो की मॉम उसे समझाती है कि दिन भर वीडियो गेम्स खेलने से कुछ नहीं होगा बेटा। अगर तुमने कॉलेज खत्म करने से पहले अपना करियर डिसाइड नहीं किया तो मैं तुम्हें हायर एजुकेशन के लिए विदेश भेज दूंगी। शिटो कहती है कि मैं अपना करियर गेमिंग और कॉमिक्स में बनाना चाहती हूँ माँ। ये सुनकर उसकी माँ गुस्से में यहाँ से चली ही जाती है कि क्या करियर बनाएगी इसमें। उधर इंटरव्यू के रिजल्ट से जियांग को पता चलता है कि मिस्टर जोहो ने वेंडी को सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन उसे नहीं किया। इस बारे में वो मिस्टर जोहो से बात करती है। तब वो बताता है कि वेंडी के पास जो क्वालिफिकेशन है वो उसकी जॉब के लिए परफेक्ट है और सुबह मैं उसकी फोटो नहीं खींच रहा था बल्कि मेरी गाड़ी पे लगे स्क्रैचेस की फोटो खींच रहा था। जियांग जब कहती है कि क्या आपने वेंडी को खूबसूरत होने की वजह से जॉब दी है तो मिस्टर जोहो कहता है कि हाँ ऑफ कोर्स। अब हॉस्टल आने पर जियांग देखती है कि सुंदर चेहरे की वजह से लियांग को भी जॉब मिल गई है तो वो और ज्यादा दुखी हो जाती है कि इसे कैसे जल्दी जॉब मिल गई। लेकिन जियाबाओ उसे हिम्मत देती है और फिर से कोशिश करने को कहती है। अगले दिन जियांग वापस उसी कंपनी में जाकर लिफ्ट में मिस्टर जोहो को उसके सभी सवालों का जवाब दे देती है जो उसने इंटरव्यू में पूछे थे और फिर इन जवाब को सुनकर मिस्टर जोहो इम्प्रेस भी हो जाता है। फिर जब जियांग जियाबाओ और शिटो के साथ होती है तो वो कहती है कि तुम दोनों तो अपनी फैमिली बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हो, लेकिन मेरे पास तो पैसा कमाने के लिए यही नौकरी है जो चली गई है। इतना कहने के बाद उसके पास कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मिस्टर जोहो की कंपनी में वो सिलेक्ट हो गई है। दूसरी तरफ जो लड़की चैन के साथ थी उससे बात करने पर लियांग को पता चलता है कि चैन और उसकी एंगेजमेंट हो चुकी है। ये जानने के बाद तो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। रात में जब वो तीनों हॉस्टल आते हैं तो देखते हैं कि रूम में चारों तरफ शराब की बोतलें पड़ी हुई है। लियांग नशे में धुत है। शिटो इस सब की फोटो लेना चाहती है लेकिन जियांग मना कर देती है। फिर लियांग उन तीनों को उस लड़की की फोटो दिखाकर पूरी बात बताती है और बोलते हुए नशे में सो ही जाती है। अगली सुबह जब वो लियांग से कल रात के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि मैंने तो शराब नहीं पी थी, लेकिन हो सकता है तुम लोगों ने कोई सपना देखा होगा। अब जियांग सोचती है कि अगर कल हमने फोटो ले ली होती तो हमारे पास प्रूफ हो सकता था। इसके बाद लियांग के पास वेडिंग ड्रेस डिजाइनर का कॉल आता है और वो आज ड्रेस पिकअप करने के लिए कहते हैं। अब लियांग के जाने के बाद जियाबाओ जियांग से कॉलेज जाकर अपने भाई के साथ क्लास अटेंड करने की रिक्वेस्ट करती है, क्योंकि जियाबाओ ने आज एक बड़े होटल में मीट बॉल्स खाने का प्लान बनाया है। अब जियांग जियाबाओ की जगह उसके भाई जैन्यू के साथ कॉलेज जाती है। वहीं इधर लियांग को वेडिंग ड्रेस चेक करते समय चैन के साथ बिताए हुए दिन याद आने लग जाते हैं। लियांग ड्रेस की पेमेंट करने वाली होती है कि तभी उसके पास एक कॉल आता है और वो बात करने लग जाती है। अब वो वापस आती है तो देखती है चैन और उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ वेडिंग ड्रेस लेने के लिए आए हुए हैं। लियांग छुप कर उन दोनों की बातें सुन लेती है। चैन अपनी गर्लफ्रेंड से वही बातें करता है जो उसने कभी लियांग को कही थी। इसे सुनकर वो बहुत इमोशनल हो जाती है। चैन के जाने के बाद ड्रेस का पेमेंट करके वो वापस आ जाती है। पहले तो वो रास्ते में ड्रेस को फेंक देती है लेकिन फिर उसे वापस ले लेती है। उधर जियांग कॉलेज में जेन्यू के दोस्तों को उसके बचपन के झूठे किस्से सुनाती है, जिसे सुनकर उसके दोस्त जेन्यू पर बहुत ज्यादा हंसते हैं। ये बात पीछे से जेन्यू भी सुन लेता है और जियांग को सबक सिखाने के लिए अपने दोस्तों के साथ वो लंच पे लेके आता है। दूसरी तरफ जियाबाओ जब मीट बॉल्स खाने के लिए रेस्टोरेंट में जाती है तो टेबल न मिलने की वजह से बड़ी उदास हो जाती है। लेकिन तभी जियोंगजू नाम का लड़का खाने के लिए जियाबाओ का प्यार देखते हुए उसके साथ अपना मीट बॉल्स शेयर करता है। उसके बाद तो जियाबाओ उसके हिस्से के मीट बॉल्स भी खा लेती है, इसलिए जियोंगजू उसे अपने साथ कहीं लेके जाता है। उधर जेन्यू जियांग को बड़ी बहन कहकर जबरदस्ती लंच का पेमेंट उसी से करवाता है, जिससे वो गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने ये पैसे नए शू लेने के लिए जमा किए हुए थे। जैसे जेन्यू के दोस्त चले जाते हैं जियांग उसे गुस्से में मारती भी है। यहाँ शिटो जब अपनी गेमिंग टीम के साथ मैच खेलने के लिए जाती है तब वहाँ उनकी टीम में एक नया मेंबर आता है जिसका नाम टीडू है। शिटो और टीडू की सारी चीजें एक दूसरे से मैच भी करती हैं, नाम भी, जैसे कि वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, उनकी क्लास भी सेम है, यहाँ तक कि उन दोनों का मोबाइल कवर भी एक जैसा होता है। अब यहाँ जियांग और जेन्यू शू लेने के लिए जाते हैं तो पैसे कम होने के कारण जियांग अपना मनपसंद शू नहीं ले पाती, फिर उसे एक सस्ता शू लेना पड़ता है। इधर जियाबाओ को जियोंगजू अपने रेस्टोरेंट में लेके जाता है, फिर उसे अपने हाथों से मीट बॉल्स बनाकर खिलाता है। दरअसल जियोंगजू को
को भी जियाबाओ की तरह खाना बहुत ज्यादा पसंद है और वो एक प्रोफेशनल कुक बनना चाहता है। इसलिए वो जब भी फ्री होता है तो इस रेस्टोरेंट में आकर खाना बनाने में लोगों की हेल्प करता है। दोनों की पसंद एक जैसी है, इसलिए वो एक दूसरे की कंपनी को काफी एंजॉय करते हैं। यहाँ शिटो हॉस्टल जा रही होती है, तभी उसके पास टिडो का मैसेज आता है। वो कहता है क्यों ना हम गेम खेलने के साथ साथ एक दूसरे के स्टडी पार्टनर बन जाए ताकि फाइनल एग्जाम को पास करना आसान हो जाए। शिटो उसके साथ स्टडी करने के लिए तैयार हो जाती है। फिर वो जियांग के साथ जियाबाओ के पास जाती है, जहाँ जियाबाओ उन दोनों को अपने नए दोस्त जियोंगसू से इंट्रोड्यूस करवाती है। वो चारों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी जियाबाओ को कॉल से पता चलता है उसके फेवरेट एक्टर की कंपनी में फाइनली उसकी जॉब लग गई है। वो सभी इसी खुशी में सेलिब्रेट करते हैं। दूसरी ओर यहाँ लियांग हॉस्टल आती है। वो देखती है कि चैन ने उसके सामान से भरे हुए 2 बैग वापस भेज दिए हैं। वो उन बैग को ले जाने की कोशिश करती है, लेकिन बैग भारी होने की वजह से उसका सामान वहीं गिर जाता है और उसमें चैन और उसकी फोटो भी बाहर आती है। फोटो को देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा सामान डस्टबिन के पास रखकर हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन जियाबाओ, जियांग और लियांग तीनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं और शिटो बिना काम के घर पर ही बैठी होती है। फिर ऑफिस में अपने नए कलीग से इंट्रोडक्शन के समय जियांग बहुत ही इंसल्टिंग फील करती है, क्योंकि उसके सभी कलीग्स बड़े बड़े फाइनेंस कॉलेज में पढ़े हुए हैं और वो एक छोटे से कॉलेज से पास आउट हुई है। फिर पुलिंग कैपिटल की सीईओ यांग जियोरोंग उन सभी को ऑफिस का काम बताती है। दूसरी तरफ जियाबाओ ऑफिस में प्रेसिडेंट क्वेन से मिलती है और अपने टेबल पर काम करने लग जाती है। उधर कॉलेज में 4 सालों में पहली बार जाने पर शिटो भूल जाती है कि उसकी क्लास कौन सी है और वो किसी दूसरी क्लास में चली जाती है, लेकिन टिडो उसे मैसेज करके सही जगह बुला लेता है। दोनों पढ़ाई शुरू करने से पहले गेम भी खेलने लग जाते हैं। वहीं पुलिंग कैपिटल में सीईओ लॉटरी सिस्टम से उन सभी को अलग अलग टीम में डिवाइड करती है। जियांग के पास सबसे अच्छी टीम की लॉटरी टिकट आती है, लेकिन जब उसका कलीग रिक्वेस्ट करता है तो वो उसके साथ लॉटरी टिकट को एक्सचेंज कर लेती है। लियांग को ऑफिस में एचआर डांटती है क्योंकि उसने सही तरह से रिपोर्ट नहीं बनाई होती है। वो उसे दोबारा रिपोर्ट बनाने के लिए कहती है। लियांग को फिर उसके कलीग समझाती है कि तुम इतनी खूबसूरत हो, इसलिए तुम्हें नौकरी करने की जगह सोशल मीडिया पर चल रहे ब्यूटी ब्लॉगर के कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। अपने कलीग की बात मानकर लियांग वीडियो शूट करने के लिए एक कैफे में चली जाती है। उधर जियांग और उसकी टीम को मिलकर एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है और ये भी डिसाइड करना होता है कि ग्रुप का लीडर कौन होगा। पहले तो जियांग के दोनों टीम मेंबर्स में लीडर बनने को लेकर बहुत बहस भी होती है, लेकिन जियांग कहती है मैं प्रेसिडेंट जोहो को इंटरव्यू के पहले पर्सनली जानती हूँ, तो वो अपनी टीम की लीडर बनती है। साथ ही जब जियांग उन दोनों को प्रेजेंटेशन के पॉइंट बता रही होती है तो दूसरी टीम के लीडर उसकी बातों को सुन लेती है। यहाँ दिखाते हैं तो कॉल पर बात करते हुए जियाबाओ के ऑफिस का प्रेसिडेंट उसकी डायरी पर नंबर लिखने लगता है, जिसे देखकर जियाबाओ उदास हो जाती है क्योंकि इस डायरी पर जियाबाओ ने अपने सभी फेवरेट एक्टर के ऑटोग्राफ कलेक्ट करके रखे हुए थे। जियाबाओ इस बारे में जियांग को मैसेज करके बताती है, लेकिन गलती से ये मैसेज कंपनी के ग्रुप्स में सेंड हो जाता है और सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं कि ये क्या किया तुमने। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी उसको घूरता है। अब स्टाफ से सॉरी मांगने के लिए वो सभी को इम्प्रेस करने के लिए स्टारबक्स से कॉफी ऑर्डर करती है, लेकिन प्रेसिडेंट ने भी सबके लिए कॉफी ऑर्डर की होती है, इसलिए सभी को प्रेसिडेंट की मंगाई हुई कॉफी ही पीनी पड़ती है और जियाबाओ की कॉफी को कोई हाथ भी नहीं लगाता। उधर लियांग को दिखाते हैं तो ये देखकर वो उदास हो जाती है कि कंपटीशन में उसके वीडियो को सबसे ज्यादा डिसलाइक मिले हैं। उसकी कलीग उसे एक दूसरे ब्लॉगर का वीडियो दिखाकर समझाती है कि तुम्हें भी अपनी वीडियो को इस तरह से बनाना चाहिए। यहाँ शिटो के पास पढ़ने के लिए एक किताब भी नहीं होती, इसलिए वो टिडो के साथ नई किताबों की शॉपिंग करने के लिए जाती है। वहीं पुलिंग कैपिटल में प्रेजेंटेशन देते समय दूसरी टीम की लीडर वही पॉइंट्स यूज करती है जो जियांग ने अपनी टीम को बताए थे। जियांग की टीम का प्रेजेंटेशन थोड़ी देर बाद होने वाला होता है, इसलिए उनको नए पॉइंट्स ऐड करने पड़ते हैं। दूसरी तरफ दिखाते हैं तो शॉपिंग करके वापस आते समय शिटो जिस बस में होती है उस बस में लियांग भी होती है और वो अपना वीडियो शूट कर रही होती है। तभी वो देखती है कि एक अनजान लड़का शिटो के प्राइवेट पार्ट्स को टच कर रहा है, इसलिए वो शिटो का साथ देते हुए उस लड़के को सबक सिखाने का फैसला करती है और पुलिस को कॉल कर देती है। साथ ही वीडियो के प्रूफ से पुलिस उसे अरेस्ट भी कर लेती है। शिटो उसे मदद के लिए थैंक कहती है। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग एन मौके पर प्रेजेंटेशन तैयार कर लेती है और फिर उसके की पॉइंट्स को देखने के बाद जियांग के ग्रुप को इस प्रेजेंटेशन कर जियांग थोड़ी अपसेट हो जाती है। फिर जब वो रॉन्ग के पास जाती है तो वो उसे ढेर सारे ईमेल से कुछ जरूरी कंपनीज के बिजनेस की समरी तैयार करने को कहती है। अब जियांग भी सभी ईमेल्स को पढ़ने लग जाती है। ऑफिस का पूरा स्टाफ जा चुका होता है, लेकिन जियांग का काम खत्म नहीं हो रहा होता है। रात को देरी से काम पूरा करके जियांग हॉस्टल लौट आती है। तभी उसे अपने पास के रूम में रहने वाली लड़की वो वीडियो क्लिप दिखाती है जिसमें लियांग ने शिटू को बस में हरासमेंट से बचाया था। फिर वो शिटू को एक क्लिप दिखाती है। लियांग कहती है कि मैंने ही इस वीडियो
वीडियो को शूट करके ऑनलाइन अपलोड किया है ताकि इसे देखने के बाद लड़कियों को बुरे लोगों के साथ लड़ने में हिम्मत आ पाए। लेकिन शिटो पता नहीं उसे वीडियो डिलीट करने को क्यों कहती है, लेकिन जियांग तो बीच में अड़ जाती है और जियाबाओ को वीडियो डिलीट करने ही नहीं देती। वो चाहती है कि लड़कों की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आ जाए, मतलब जो इस तरह का काम करते हैं वही लड़के। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जियाबाओ को उसका प्रेसिडेंट एक एक्ट्रेस का असिस्टेंट बनाकर बिजनेस ट्रिप पर भेजता है, क्योंकि प्रेसिडेंट को लगता है कि जियाबाओ इस एक्ट्रेस के खराब बिहेवियर से परेशान होकर नौकरी जल्दी छोड़ देगी। उधर जियाबाओ के भाई को नेशनल टीम में खेलने का मौका मिला है, लेकिन कोच ने उसकी जगह ये मौका दे दिया है मोजी नाम के एक दूसरे लड़के को, जो जैन्यू से भी ज्यादा समय से तलवारबाजी कर रहा है। लेकिन फिर भी जैन्यू उससे अच्छी तलवारबाजी करता है, इसलिए अब जैन्यू उसे चैलेंज देता है और कहता है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वही नेशनल टीम में खेलेगा। इस मुकाबले को जैन्यू जीतता है, लेकिन फिर भी कोच उसकी जगह मोजी को ही सिलेक्ट करता है। बेचारा जैन्यू बहुत ही उदास हो जाता है कि क्या किस्मत है मेरी। अगले दिन लियांग के ऑफिस में सभी को उस वीडियो के बारे में पता चल जाता है जिसमें लियांग ने उस लड़के को पकड़वाया था, और इसी वीडियो की वजह से लियांग के बॉस को एक बहुत बड़ी डील मिल जाती है। फिर लियांग देखती है कि उसका वीडियो बहुत वायरल हो चुका है, उस पर भर भर के कमेंट्स आने लग जाते हैं। उधर जियाबाओ को उसके कलीग से पता चलता है कि इंटरनेट पर वायरल हो रहे वीडियो में शिटू को लोग बहुत ही बुरा भला कह रहे हैं, क्योंकि लियांग ने गलती से उसे इस तरह से एडिट कर दिया था कि उसमें ऐसा लग रहा है कि शिटू उस लड़के के सामने कुछ भी नहीं बोल रही और चुपचाप खड़ी है। खैर तभी जियाबाओ के प्रेसिडेंट के पास वो एक्टर क्वेंग आकर कहती है, आगे से जियाबाओ ही मेरी असिस्टेंट होनी चाहिए, याद रखना। ये सुनकर प्रेसिडेंट होता है शॉक, क्योंकि उसे तो लगा था कि जियाबाओ के खराब परफॉर्मेंस की वजह से एक्ट्रेस उससे नाराज हो जाएगी। अब यहाँ जियांग को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो तुरंत शिटो के पास जाने लग जाती है, लेकिन तभी रोंग उसे रोक कर कहती है कि पूरा काम करके ही जाना। एक तरफ शिटो को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा होता है, वहीं लियांग को उसकी बहादुरी और सुंदर चेहरे की वजह से लोग उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, और साथ ही उसे बहुत सारी कंपनीज से कोलैबोरेशन करने के लिए और फेस मॉडल बनने की रिक्वेस्ट आई जा रही है। यहाँ जियांग अपना काम खत्म करके लियांग के ऑफिस जाती है और उसे वीडियो डिलीट करने के लिए कहती है। लियांग कहती है कि पहली बात, मैंने तुम्हारे कहने से वीडियो नहीं बनाई, और इसके वायरल होने के बाद मैं ब्यूटी इन्फ्लुएंसर बन गई हूँ, इसलिए मैं इसे डिलीट नहीं करूंगी। उधर शिटू को भी पता चल चुका है कि उसे सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा हेट मिल रही है, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी लाइफ को पहले की तरह नॉर्मल रखती है। दूसरी तरफ ड्रेसिंग रूम में मोजी, भले ही मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, लेकिन स्किल के मामले में तुम मुझसे बहुत आगे हो यार, इसलिए मैंने कोच से बात करके मेरी जगह तुम्हें नेशनल टीम में भेजने का डिसाइड किया है। अब रात को लियांग देखती है कि सबके सो जाने के बाद शिटो उस वीडियो पर आने वाले कमेंट्स को पढ़ रही है जिसमें उसे गालियां मिल रही है। अगले दिन लियांग को उसके वायरल वीडियो की वजह से 5000 येन के बदले एक कंपनी के ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने का ऑफर मिलता है, और वो उसे एक्सेप्ट कर लेती है। उधर शिटो के हरासमेंट का वीडियो उसकी मॉम देख लेती है और अपने एम्प्लॉय को भेजकर शिटो को तुरंत ऑफिस बुलाती है, लेकिन तब तक वो एक इंपॉर्टेंट मीटिंग को अटेंड करने के लिए चली जाती है। शिटो आने पर मॉम के कंप्यूटर पर देखती है कि उसकी मॉम ने उसके लिए ऐसे कपड़े ऑर्डर किए हैं जिनसे पूरी बॉडी कवर रहती है। इसी बीच उसकी माँ भी आ जाती है। शिटो उनसे इसके बारे में पूछती है तो वो कहती है कि हम बुरे लोगों को तो नहीं रोक सकते, इसलिए हमें खुद की सेफ्टी के लिए ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो कि बेटे छोटे ना हो। शिटो ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है कि मैं अब लोगों की वजह से अपने कपड़े पहनने का शौक चेंज क्यों करूं। शिटो को तो लगा था कि वीडियो के बारे में पता चलने पर उसकी मॉम उसे इमोशनल सपोर्ट देगी, लेकिन वो उल्टा उसकी गलती निकाल रही है। शिटो तो नाराज होकर वहां से सीधे चली आ जाती है। उधर पुलिंग कैपिटल में रोंग प्रेगनेंसी की वजह से कुछ दिन के बाद छुट्टी लेने वाली है ऑफिस से, इसलिए उसकी जगह पर एक जूडी को अपॉइंट करने वाले हैं। जियांग और जूडी पहले दिन एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन ये बात प्रेसिडेंट जोहो को पसंद ही नहीं आती। कुछ देर के बाद प्रेसिडेंट जोहो जियांग को बुलाकर कहता है कि तुमने जिस कंपनी के फाइल की समरी बनाकर रोंग को दी थी वो 2 साल पहले ही बैंकरप्ट हो गई है। जोहो उसे वार्निंग देता है कि आगे से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, समझी। उधर जियाबाओ अपनी एक्ट्रेस क्वेंग को खुश करने के लिए बिजनेस ट्रिप में फर्स्ट क्लास की प्लेन टिकट बुक करवाती है, उसे 5 स्टार होटल में डिनर करवाती है, फिर स्पा और ऑयल मसाज भी करवाती है, ताकि वो इसके बदले सोशल मीडिया पर क्वेंग से शिटो के सपोर्ट में एक वीडियो पोस्ट करवा सके। पहले तो क्वेंग इसके लिए मना कर देती है, लेकिन जियाबाओ के रिक्वेस्ट करने पर वो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम मांगती है। दूसरी ओर शिटो को उसके सभी गेमिंग ग्रुप से निकाल दिया जाता है, और जब वो गेमिंग एरिया में जाती है तो देखती है कि टिडाओ के अलावा बाकी सब उसे छोड़कर चले गए हैं। ये बात शिटो को बहुत ज्यादा बुरी लगती है, इसलिए वो बेचारी चली जाती
जाती है वहां से। इसके बाद शॉपिंग करते समय जियाबाओ देखती है कि क्वेंग ने वीडियो तो अपलोड कर दिया है, लेकिन उसमें वो लियांग का सपोर्ट और शिटो को क्रिटिसाइज कर रही है। जियाबाओ ने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हुआ। रात को शिटो जब हॉस्टल आती है तब उसने अपने बालों का कलर पिंक किया हुआ होता है। जियाबाओ उसके बारे में पूछती है तो वो उस पर चिल्लाते हुए सोने के लिए चली जाती है, मतलब कुछ नहीं कहती। अगली सुबह शिटो के रूम से जाने के बाद जियांग जियाबाओ से कहती है कि भले ही बाहर ऐसा लगता है कि शिटो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक बात तो पक्का है कि अंदर ही अंदर ये बात उसके दिमाग को खाई जा रही है। इसके बाद लाइब्रेरी में एक लड़का चुपके से शिटो के बालों की फोटो खींचकर उसे अपलोड कर देता है। फिर टिडाओ वहां आता है तो शिटो उसे अपने पास नहीं बैठने देती। कुछ देर के बाद सारी क्लास को सोशल मीडिया पर यह फोटो दिखाई देती है तो वो शिटो को घूर घूर कर देखने लग जाते हैं। टिडाओ को तो इससे बहुत गुस्सा आता है और वो उस लड़के को डांट कर उसके मोबाइल से फोटो को डिलीट करवा देता है। अब टिडाओ शिटो को बाहर लाकर उसको एक कार्ड देता है जिससे वो खुश हो जाती है। यहाँ दिखाते हैं तो लियांग ब्रांड के लिए फोटो शूट करवा रही है। तभी ब्रांड मैनेजर बातों ही बातों में उस वीडियो को लेकर शिटो की बुराई करने लगता है, जिसे सुनकर लियांग को काफी गुस्सा भी आता है। वो मैनेजर से काम करने के लिए मना कर देती है। अब मैनेजर कहता है कि अगर तुम बीच में फोटो शूट छोड़कर चली गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें 10,000 येन देने पड़ेंगे। लियांग फिर पैसे देने के लिए मान जाती है। अब रात में शिटो टिडाओ ने जो कार्ड दिया था उसको देखकर बहुत मुस्कुरा रही होती है, यानी कि अब इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने वाली है। उधर लियांग को भी समझ में आ गया है कि उसके वीडियो की वजह से शिटो को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए वो इस बारे में अपनी दादी से बात करती है। उसकी दादी भी उसे अपनी गलती मानने की एडवाइस देती है। अब यहाँ शिटो जहाँ भी बाहर जाती है उसे ऐसा ही लगता है कि सभी लोग उसे जानबूझकर टारगेट कर रहे हैं। इस कारण वो उदास होकर जब वापस हॉस्टल आती है तो देखती है कि जियाबाओ और जेंग ने उसे एक कंपनी देने के लिए बालों पर पिंक कलर की विग पहन ली है। अपने दोस्तों का प्यार देखकर वो बड़ी खुश हो जाती है। दूसरी ओर ज़ेनियो जब प्रैक्टिस कर रहा होता है तभी उसके हाथ में दर्द होने लग जाता है। फिर कोच उसे मैच होने तक आराम करने के लिए कहते हैं। अगले दिन जियांग शिटो के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती है तो वो उसे कहीं भी दिखाई नहीं देती, ना ही वो उसका फोन उठाती है। इसलिए जियांग, जियाबाओ और लियांग उसे पूरे हॉस्टल में ढूंढते हैं, लेकिन शिटो तो टिडाओ के साथ ज़ेनियो का तलवारबाजी का मैच देखने के लिए आई है। जब वो अपना फोन चेक करती है तो जियांग के मिस्ड कॉल को देखकर वापस उसे कॉल करके बता देती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद लियांग देखती है कि उसके अकाउंट में सिर्फ 700 येन है और 10,000 येन की पेनल्टी भी भरनी है, लेकिन वो अपनी पहली वाली नौकरी छोड़ चुकी है और अब वो पैसे कमाने के लिए शॉपिंग मॉल में सामान बेचने का काम करती है। काम खत्म होने के बाद लियांग ब्यूटी प्रोडक्ट्स की शॉप से अलग अलग तरीके की लिपस्टिक को ट्राई करने के बहाने उनकी फोटो खींचकर अपने पेज पर डाल देती है, जिससे उसके फॉलोवर्स बढ़े। हर कोई यही कर रहा है आजकल। उधर जियाबाओ और जियांग जाकर बस कंपनी के ऑफिस से उस दिन एक्सीडेंट का ओरिजिनल वीडियो लेकर आते हैं, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि शिटो लियांग का सपोर्ट कर रही है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि इस वीडियो को ज्यादा लोगों तक कैसे पहुंचाएं। फिर रात को 12 बजे शिटो और जियाबाओ जियांग को बर्थडे विश करते हैं। अब अगले दिन जियांग को बेकरी में फ्री में बर्थडे केक दिया जाता है, जिसे वो ऑफिस के फ्रिज में रख लेती है। फिर उसे पता चलता है कि आज रोंग का भी बर्थडे है। इधर जियाबाओ को प्रेसिडेंट डांटता है क्योंकि उसने क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट दिया था उसकी वजह से अब कंपनी के साथ काम करने वाली सभी एक्ट्रेस इस तरह के ट्रीटमेंट की डिमांड करने लगी हैं। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्वेंग को जो लग्जरी ट्रीटमेंट मिला है उसका खर्चा कौन भरेगा। जियाबाओ कहती है वो तो मैंने ऑलरेडी खुद मेरे पैसों से भर दिया है। ये सुनकर प्रेसिडेंट शॉक हो जाता है क्योंकि जितनी जियाबाओ की एक महीने की सैलरी है उससे भी ज्यादा उसने एक दिन में खर्च किया है। दरअसल जियाबाओ का फैमिली बैकअप बहुत अमीर है, मतलब उसकी फैमिली बहुत ज्यादा अमीर है और इसलिए वो बहुत उड़ाती है पैसे। इसके बाद जियाबाओ ऑफिस के काम से मॉल जाती है तो वो लियांग को देखती है जो लिपस्टिक बिना खरीदे ही यूज कर रही है और इसका वीडियो जियाबाओ बना लेती है और उसको बनाकर सीधे जियांग को भेज देती है। हाँ, दोस्त करते ही ऐसा है। अब लंच टाइम होने पर जियांग देखती है कि प्रेसिडेंट जोहो उसका केक खा रहा है, इसलिए वो उसे कहती है ये मेरा बर्थडे केक है। तो जोहो चुपचाप वहां से चला जाता है। अब जब वो अपने केबिन में पहुंचता है तो देखता है कि उसका केक वहां रखा हुआ है जो सुहेंग खा रहा है, इसलिए वो उसे कहता है कि बेटा आगे ऐसा करने से पहले बता देना चाहिए, नहीं तो एम्प्लॉय के सामने मेरी बेइज्जती हो जाती। अब उधर जियांग लियांग को अब ब्लैकमेल कर रही होती है कि वो लिपस्टिक वाला वीडियो पोस्ट कर दूंगी, तुम्हें एक काम करना होगा, तुम्हें वो बस वाला जो एक्सीडेंट था उसकी ओरिजिनल वीडियो अपलोड करनी होगी, समझी। और उसके बिना कुछ कहे लियांग वीडियो अपलोड करने के लिए मान जाती है। अब जियांग जब वापस ऑफिस जाती है तभी रोंग उसे बर्थडे विश करती है और गिफ्ट देकर केक कट करती है। अब यहाँ जोहो रोंग और जूडी से इन्वेस्टमेंट करने का प्लान सुनता है और जब उसे पता चलता है कि रोंग का प्लान जियांग ने बनाया है तो वो उसे ये इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैंडल करने के लिए दे देता है। अब जूडी नाराज हो जाती है क्योंकि उसे भी ये प्रोजेक्ट चाहिए था। हॉस्टल जाने पर जियांग और जियाबाओ शिटो को बताते हैं कि लियांग की वीडियो डालने के बाद जो लोग तुम्हें भला बुरा कह रहे थे वो अब तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं और बड़ी बड़ी एक्ट्रेस ने भी तुम्हारे सपोर्ट में वीडियो पोस्ट किए हैं। इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के
के लिए तीनों जहनियों के साथ जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर लियांग अपने क्रेडिट कार्ड से ब्यूटी कंपनी के मैनेजर को 10,000 येन की पेनल्टी चुका देती है। अगले दिन जियांग, जियाबाओ और शिटो जैनियो के नेशनल टूर्नामेंट के मैच को देखने के लिए जाते हैं। पहले तो जैनियो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है और इस मैच को जीतने ही वाला होता है, लेकिन लास्ट राउंड में उसके हाथ पर जोर से तलवार लग जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है और वो लास्ट राउंड में हार जाता है। अगले दिन देखते हैं कि जियांग की मॉम शादी अटेंड करने के लिए इस शहर में आई हुई है और वो जियांग के लिए गुची का बैग लेकर आती है, जिसको देखकर जियांग बहुत खुश होती है। जब वो हॉस्टल में आती है तो देखती है जियाबाओ के पास भी सेम बैग है जो उसने अपनी दोस्त की शॉप से खरीदा था। अब शिटो वहां पर आती है और कहती है मेरी मॉम ने भी एक बैग भेजा है, लेकिन उसमें सिर्फ किताबें भरी हुई है। अगले दिन ऑफिस में जियाबाओ का बैग देखकर सभी उसे रिच डॉक्टर कहते हैं, इसलिए जियाबाओ अपना बैग ही नीचे रख लेती है। उधर जियांग अपने नए बैग के साथ फोटो ले रही होती है, तभी वहां पर रोंग आकर बताती है कि जियांग पहली इंटर्न है जिसका प्लान पास हो गया है और उसे प्रोजेक्ट मोसेक के लिए प्रेसिडेंट ली से मीटिंग में मेरे साथ जाना होगा। दूसरी तरफ लियांग को उसकी मॉम कहती है कि मैंने तुम्हारा नंबर एक लड़के को दे दिया है, वो बहुत ही बड़ी कंपनी में काम करता है, इसलिए एक बार तुम उससे मिल लो और आगे तुम्हें वो पसंद आ जाए तो डेट कर लेना। वहीं जियांग मीटिंग करने के लिए रोंग का वेट कर रही होती है, लेकिन रोंग चेकअप कराने के लिए हॉस्पिटल गई है और उसे वापस आने में 1 घंटा लगेगा। इसलिए जियांग रोंग के नाम से प्रेसिडेंट ली से मीटिंग करती है और कैसे भी करके उसे डील करने के लिए कन्विंस कर ही लेती है। उधर जियाबाओ अपने कलीग को झूठ कहती है कि मेरा बैग ओरिजिनल नहीं है, फिर वो उनकी तरह नॉर्मल दिखने के लिए साइकिल भी चलाती है। यहाँ जियांग के काम से रोंग बहुत ही खुश होती है और उसे गले लगा लेती है। अब अगले दिन जियांग अपनी मॉम के पास जाती है जो एक पुरानी होटल में रुकी हुई है। शादी में जाते समय जियांग को उसकी आंटी मिलती है जिसका नाम सन होता है। उसके सामने जियांग की मॉम ऐसे दिखावा करती है जैसे वो खानदानी अमीर हो और इसमें जियांग भी उनका साथ देने के लिए अपने गुची के बैग से शो ऑफ करती है। फिर हॉस्टल आने के बाद जियांग अपने और जियाबाओ के बैग को ध्यान से देखती है, तब उसे पता चलता है कि दोनों बैग में स्ट्रैप का कलर अलग अलग है, यानी कि इनमें से कोई एक बैग तो नकली है। जियाबाओ तो बहुत ही अमीर है, इसलिए वो हमेशा ओरिजिनल चीज ही खरीदती है, इसलिए जियांग को लगता है कि उसकी मॉम ने उसे खुश करने के लिए नकली गुची का बैग लिया है। अब जियांग जब हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर बताती है कि ज़ेन्यू के हाथ की सर्जरी होने वाली है, इसलिए वो आगे से तलवारबाजी नहीं कर सकता। जियांग अंदर जाके ज़ेन्यू से कहती है तुम उदास मत हो, भले ही तुम राइट हैंड से तलवारबाजी नहीं कर सकते, लेकिन तुम लेफ्ट हैंड का यूज कर सकते हो। ज़ेन्यू उस वक्त बहुत ही उदास होता है, इसलिए वो जियांग को जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसका बात करने का मन नहीं है। फिर जियांग ऑफिस जाती है तो जूडी बताता है प्रेसिडेंट ली ने डील करने से मना कर दिया है क्योंकि उन्हें पता चला है कि उस दिन रोंग की जगह तुम मीटिंग कर रही थी। अब अगले दिन जियांग जब मॉम को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाती है तब वो कहती है मॉम आप अगर ओरिजिनल बैग अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो डुप्लीकेट बैग देने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसकी मॉम कहती है कि मैंने ये बैग गुची के शोरूम से ही लिया है बेटा, तो ये नकली नहीं हो सकता। उदास मन के साथ जियांग उन्हें एयरपोर्ट छोड़कर वापस आ जाती है। उधर शिटू जब अपनी मॉम की भेजी हुई किताबों को पढ़ती है तो उसे किताब में जगह जगह इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट्स किए हुए दिखाई देते हैं। वो राइटिंग देखकर समझ जाती है कि उसकी मॉम ने ही पॉइंट को लेकर हाईलाइट किया है ताकि बेटी को आसानी से समझ में आ जाए। अब शिटू ये जानकर बहुत ही खुश होती है कि उसकी मॉम उसकी कितनी परवाह करती है। फिर वो मॉम से मिलने के लिए घर जाती है तो देखती है कि उसकी मॉम एक दूसरे आदमी के साथ रिलेशनशिप में है, इस वजह से वो वापस हॉस्टल आ जाती है। अगले दिन प्रेसिडेंट जोहो जियांग और रोंग को उनकी गलती के बारे में पूछने के लिए बुलाता है, तब रोंग सारा इल्जाम खुद पर ले लेती है और जियांग को बचा लेती है। फिर जियांग के पूछने पर रोंग कहती है कि मैंने ये सब कुछ अपने होने वाले बच्चे के लिए किया है। उधर लियांग के पास उसकी मॉम का मैसेज आता है जिसमें वो कहती है कि तुम्हें उस लड़के से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम जब चाहो तब शादी कर सकती हो बेटी। फिर जियाबाओ जियांग को बताती है मेरे दोस्त को पुलिस पकड़ कर लेके चली गई है क्योंकि वो असली के नाम से नकली गुची बैग बेचता था, यानी कि जियाबाओ का बैग नकली है और जियांग को समझ में आ जाता है कि उसके पास जो बैग है वो असली है। इसके बाद वो अपनी मॉम से बात करके उनसे माफी भी मांगती है कि मॉम सॉरी। उसकी मॉम कहती है मैं नया अपार्टमेंट लेने के लिए अब नाइट ड्यूटी करने वाली हूँ। अपनी मॉम का प्यार देखकर जियांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगले सीन में प्रेसिडेंट जोहो और रोंग माफी मांगने के लिए प्रेसिडेंट ली के ऑफिस में जाते हैं, लेकिन ली फिर भी नहीं मानता। उधर ऑफिस में जूडी जैंग को कहती है तुम्हें खुद जाकर प्रेसिडेंट ली से माफी मांगकर उस दिन जो भी हुआ उसे समझाना चाहिए। अब जियांग ली से मिलने के लिए उनके ऑफिस के बाहर इंतजार करती है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चले जाते हैं।
अब यहाँ जियांग अपनी प्रॉब्लम जेन्यू को बताती है, उससे वो कार भी मांगती है। जेन्यू कार देने के लिए मान जाता है। फिर दोनों आपस में एक प्रॉमिस करते हैं, अगर जियांग प्रेसिडेंट ली को मनाने में कामयाब हो जाती है तो जेन्यू फिर से तलवारबाजी करना शुरू कर देगा। यहाँ शिटो कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के घर चले जाती है, जहाँ डिनर के समय उसकी मॉम उससे टिडाओ के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। फिर उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड के कॉल आने पर बाहर चले जाती है। शिटो अपने पुराने गेमिंग कंसोल से खेलने लगती है, जो शिटो को उसके डैड ने गिफ्ट किया था, लेकिन पुराना होने की वजह से वो अब सही तरीके से काम नहीं करता। शिटो इस गेमिंग कंसोल की जगह नया नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि ये उसके दिल के बहुत ही करीब है। दूसरी ओर एक्ट्रेस क्वेंग जियाबाओ से कहती है, मुझे मीट बॉल्स खाने हैं। जियाबाओ देखती है कि किसी भी ऑनलाइन साइट्स पर मीट बॉल्स अवेलेबल है ही नहीं, इसलिए वो जियोंग को कॉल करके मीट बॉल्स मंगा लेती है। अगले दिन जियांग जेन्यू के साथ कार में प्रेसिडेंट ली को अपनी बात एक्सप्लेन करने के लिए पूरे दिन उसके पीछे पीछे जाती है, लेकिन वो उससे बात तक नहीं करते। रात को जब ली अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा होता है, तभी ली के दोस्त उसे ज्यादा शराब पिलाने की जिद करने लगते हैं, लेकिन ली ऑलरेडी बहुत ज्यादा पी चुका होता है, इसलिए जियांग उसकी ड्रिंक्स खुद पी लेती है ताकि वो उसके दोस्तों को खुश कर पाए। अब बाहर जाते समय ली जियांग से पूछता है कि तुम्हें क्या बात करनी थी। जियांग को नशे में धुत देखकर ली तो जाने ही लगता है। अब जेन्यू जोर से जियांग को थप्पड़ मारता है, जिससे वो होश में आ जाती है। फिर वो नशे की हालत में कैसे भी करके ली को एक्सप्लेन कर देती है। इसके बाद ली कहता है कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देने के बारे में जरूर सोचकर बताऊंगा। अगले दिन शिटो को उसका गेमिंग कंसोल कहीं पर मिल नहीं रहा होता है। फिर एक सर्वेंट उसे बताती है कि मैंने आपकी मॉम के कहने पर घर से सारा पुराना सामान फेंक दिया है। शिटो उदास हो जाती है, क्योंकि ये आखिरी चीज थी उसके पापा की। उधर जियांग ली को जोहो के पास जाते हुए देखते हैं, और ये बात वो जेन्यू को बताती है। जेन्यू भी अपने वादे को पूरा करने के लिए नई तलवार लेने के लिए जाता है। मीटिंग में ली जोहो के साथ एक डील तय कर लेता है। अब ली के जाने के बाद जोहो रोंग को बुलाकर उसे कंपनी से छुट्टी देने के बहाने निकाल देता है, क्योंकि उसकी वजह से पिछले कुछ महीनों में कंपनी को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। बाहर वेंडी जैंग को बताती है कि प्रेसिडेंट ली के बेटे का दूसरे शहर में ट्रांसफर हुआ था, लेकिन यहाँ किसी भी स्कूल ने उनका एडमिशन नहीं किया, इसलिए जोहो ने स्कूल वालों से बात करके उसका एडमिशन करवाया। इसी वजह से जोहो और ली दोस्त बन गए और उन्होंने डील फाइनल कर ली। उधर प्रेसिडेंट जोहो जूडी को भी कंपनी से निकाल देता है, क्योंकि जूडी ने ही प्रेसिडेंट ली को मेल करके जियांग के बारे में बताया था। दूसरी ओर शिटो जब अपनी मॉम के साथ डिनर कर रही होती है, तब उसकी मॉम उसे वही पुराना गेमिंग कंसोल देती है जो उन्होंने रिपेयर करने के लिए भेजा था। अपने डैड के दिए हुए गेमिंग कंसोल को देखकर शिटो बड़ी खुश होती है। खाना बीच में छोड़कर उससे खेलने लगती है। उसकी मॉम भी उसके साथ खेलती है। काफी अच्छा माहौल हो जाता है। रात को यहाँ डिनर करते समय जेन्यू जैंग को अपनी नई तलवार दिखाता है, जो उसने अपने लेफ्ट हैंड के लिए बनवाई है। फिर काबिल है कि कंपनी के लोग उन्हें जूनियर जोहो भी कहते हैं, और अब जैंग भी उनके अंडर ही काम करने वाली है। दूसरी तरफ ढेर सारे कैन खाली करने के बाद फाइनली जियाबाओ कॉन्सर्ट की टिकट जीत जाती है। इसके बाद देखते हैं कि पुलिंग कैपिटल में भले ही 2 प्रेसिडेंट हैं, लेकिन सारा कामकाज मिस्टर जोहो संभालते हैं, क्योंकि सुहेंग तो दिन भर गेम खेलता रहता है। वहीं जब एक बिजनेस ट्रिप के लिए जोहो उसे अपने साथ आने के लिए कहता है, तो वो अपनी जगह पर जियांग को उसके साथ अपॉइंट कर देता है। उधर लियांग को इलिया एक लिपस्टिक एड का ऑफर देती है और उसे एड के लिए प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। यहाँ लाइब्रेरी में टिडाओ शिटो को पढ़ाई करता हुआ देखकर शॉक हो जाता है, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से बिना गेम खेले हुए सिर्फ पढ़ाई कर रही है। टिडाओ उसे घूमने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, लेकिन वो सिर्फ पढ़ना चाहती है और मना कर देती है। अगले दिन जियांग और जोहो बिजनेस ट्रिप के लिए बीजिंग शहर जाते हैं, जहां वो एक 5 स्टार होटल में स्टे करते हैं। जियांग पहली बार इतनी महंगी होटल का रूम देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जोहो उसे कहता है कि तुम्हारा रूम पास वाले सस्ते होटल में बुक किया हुआ है। ये सुनकर उसकी सारी खुशी चली जाती है। रात को ये दोनों वंडरफुल शॉप नाम की कंपनी के सीईओ, जिसका नाम डाली है, उसके साथ मीटिंग के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ बहुत भीड़ होती है, इसलिए जोहो को ये जगह बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन डाली इस जगह को चूज करने के लिए जियांग की तारीफ करती है। डाली एक यंग एज गर्ल है और वो रेस्टोरेंट के सभी हॉट और हैंडसम आदमियों को देखकर उन्हें 10 में से रेटिंग देती है। वो जोहो को 5.6 की रेटिंग देती है। जब जोहो उससे बिजनेस के बारे में बात करने लगता है, वो कहती है कि खाने के समय सिर्फ हॉट लड़कों की बात करनी चाहिए बस। अब जियांग उससे दोस्ती करने के लिए जेन्यू की फोटो दिखाती है और उसे देखते ही डाली हो जाती है इम्प्रेस। उधर लियांग जब इलिया से प्रपोजल के बारे में बात कर रही होती है, तो जियाबाओ उसकी बात सुन लेती है और कॉल कट होने के बाद वो लियांग से कहती है, तुम्हें अपने प्रपोजल आइडिया पर कॉपीराइट वाटरमार्क लगा देना चाहिए, ताकि इलिया बिना परमिशन के इसे यूज न करे। लेकिन लियांग कहती है कि इलिया मेरी दोस्त है, वो कभी मुझे धोखा नहीं देगी। दूसरी तरफ डिनर के बाद दिखाते हैं तो डाली उन दोनों को पार्टी के लिए इनवाइट करती है। अब जियांग डाली की काफी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है, इसलिए जोहो जियांग को कुछ सवाल बताता है, जिसका जवाब उसे डाली से बातों ही बातों में निकालना होता है।
वहीं हॉस्टल में शिटो पहले अपनी मॉम के बॉयफ्रेंड जाहो के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करती है और फिर उनके लेक्चर सेशन में जाती है। जाहो की स्पीच सुनने के बाद शिटो उसको 1 स्टार देती है। उधर लियांग का प्रपोजल इलिया को पसंद नहीं आता और वो उसे दूसरा प्रपोजल बनाने के लिए कहती है। कुछ घंटों तक यहाँ लेक्चर सुनने के बाद शिटो जाहो से पूछती है कि आप अपने पार्टनर को कैसे खुश रखेंगे। इस सवाल पर जाहो जो जवाब देता है उसे सुनकर शिटो को बिलीव हो जाता है कि उसकी मॉम के लिए जाहो बेस्ट है और इसलिए वो उसे 5 स्टार देती है। लेक्चर खत्म होने के बाद टिडाओ वहाँ पर रेनकोट लेकर आता है क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही होती है। दोनों एक जैसे कोट पहनकर बारिश में नाचते हुए जाते हैं। उधर जियांग ड्रिंक करते हुए डाली से जोहो के बताए हुए सवालों के सारे जवाब निकाल रही होती है, लेकिन जोहो इन दोनों से परेशान होकर सो ही जाता है। पार्टी के बाद जोहो नशे में धुत जियांग को अपने रूम में सुला देता है और जब जियांग की आंख खुलती है तो जोहो उस पर कंबल फेंक कर चला जाता है। अगले दिन यहाँ लियांग को पता चलता है कि इलिया ने उसके प्रपोजल आइडिया को चुराकर लिपस्टिक कंपनी के साथ एड शूट कर लिया है और वो भी उससे परमिशन लिए बिना। हाँ, उधर डाली के ऑफिस जाते समय जोहो जियांग से उसके सवालों के जवाब मांगता है, लेकिन नशे में होने के कारण जियांग को कुछ भी याद नहीं रहता। फिर ऑफिस पहुंचने पर वो देखते हैं कि डाली ने सिर्फ हैंडसम लड़कों को काम पर रखा हुआ है, यहाँ तक कि उसका मार्केटिंग मैनेजर भी बहुत हैंडसम होता है। जोहो देखता है कि डाली अपने मैनेजर को बिना किसी एप्लीकेशन के छुट्टी दे रही है क्योंकि उसकी तबीयत खराब हो गई थी। दूसरी तरफ लियांग इलिया से प्रपोजल कॉपी करने की शिकायत करती है। तब इलिया उसे इस प्रपोजल के बदले यूली के कॉन्सर्ट की टिकट देती है और उसे कहती है कि अगर तुम मेरी परछाई बनकर इस तरह प्रपोजल लिखती रहोगी तो मैं तुम्हें अपनी कमाई का 20% दूंगी। लेकिन लियांग उसके इस जॉब ऑफर को ठुकरा देती है और प्रपोजल आइडिया के बदले टिकट लेकर चली जाती है। फिर जब वो हॉस्टल जाती है तो देखती है जियाबाओ जोर जोर से रो रही है क्योंकि उसकी टिकट कैंसिल हो गई है। शिटो के जाने के बाद लियांग जियाबाओ से कहती है कि तुमने सही कहा था, इलिया ने मेरा आइडिया चुरा लिया है। वो कहती है कि अब तुम्हारे पास कोई नौकरी नहीं है, इसीलिए अब हम एक दूसरे के साथ काम कर सकते हैं, तुम मेरी एजेंट बन सकती हो। पहले तो जियाबाओ उसके लिए मना कर देती है, लेकिन लियांग उसे यूली के कॉन्सर्ट की टिकट का लालच देती है तो वो मान जाती है। उधर बीजिंग में जोहो खुद रेस्टोरेंट में बैठा होता है और जियांग को डाली की फैक्ट्री के बाहर खड़े होकर आने जाने वाली सभी गाड़ियों को रिकॉर्ड करने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि इनका सामान कितना ज्यादा बिकता है। अब यहाँ हॉस्टल में दिखाते हैं तो जियाबाओ टिकट जल्दी लेने के लिए जियांग को एक ब्यूटी क्रीम के एड का ऑफर ला कर देती है और एड का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लियांग उसे टिकट देती है। तभी वहाँ पर शिटो भी आ जाती है जो जियाबाओ को अपने साथ चलने के लिए कहती है क्योंकि वो अपनी मॉम के लिए कुछ मॉडर्न कपड़े और ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने वाली है ताकि वो मिस्टर जाहो को यानी कि उसकी मॉम के बॉयफ्रेंड को ज्यादा सुंदर दिखाई दे। लेकिन जियाबाओ पेट दर्द का बहाना बनाकर जाने से मना कर देती है क्योंकि यूली का कॉन्सर्ट कुछ घंटों के बाद ही शुरू होने वाला है। फिर लियांग शॉप से वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स लेने जाती है जिसका उसे एड प्रमोशन करना है, लेकिन वो प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा महंगे होते हैं और इस वक्त वो स्टॉक में भी नहीं है, इसलिए लियांग वहां से जाने लगती है कि तभी उससे अपने पुराने दोस्त मिलते हैं और जब वो उन्हें अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफ के छोटे किस्से सुना रही होती है तभी शॉप में काम करने वाली लेडी कहती है हमारे प्रोडक्ट्स का स्टॉक वापस आ गया है। अब लियांग को मजबूरी में अपने दोस्तों के सामने इतने महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ते हैं। अब हॉस्टल जाते समय लियांग अपने क्रेडिट कार्ड के लोन के बारे में सोचकर बहुत परेशान हो रही होती है। उधर जियांग पूरे दिन आने जाने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड बनाकर जोहो को देती है जिससे वो काफी इंप्रेस होता है। अब अगले दिन जोहो फाइनल मीटिंग के लिए डाली के ऑफिस गया हुआ है और जियांग होटल में सारा सामान पैक कर रही होती है। तभी उसके पास पुलिंग कैपिटल से किसी का कॉल आता है जिससे वो परेशान हो जाती है। भागते हुए वो बीच मीटिंग में जाकर जोहो को साइड में लाकर बताती है कि डाली खानदानी अमीर है और उसकी फैमिली रियल एस्टेट बिजनेस की बहुत बड़ी कंपनी चलाती है। फिर वो एक ऑनलाइन न्यूज बताती है जिसमें बताया होता है कि डाली ने पैसों से अपनी कंपनी के सभी रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ की है। ये न्यूज देखने के बाद जोहो डाली के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लेता है। डाली कहती है कि ऑनलाइन न्यूज के बारे में पता होने के बाद भी तुमने कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन किया। जोहो कहता है कि तुम कभी भी पैसों से सामान लेकर आने वाली गाड़ियों के रिकॉर्ड को नहीं बदल सकती और रात में जियांग के साथ पार्टी करने के बाद अगले दिन तुम्हारा काम पर आना तुम्हारी डेडिकेशन के बारे में दिखाता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे मार्केटिंग डायरेक्टर से बात की, तब मुझे पता चला कि तुम्हारे ऑफिस में काम करने वाले सभी हैंडसम लड़कों के पास एक्सीलेंट क्वालिफिकेशन है और वो कंपनी के लिए ओवर टाइम भी करते हैं। इतनी सारी खूबियों के साथ कंपनी कभी भी छोटी नहीं हो सकती। जोहो की रिसर्च के बारे में जानकर जियांग और डाली अब शॉक हो जाते हैं कि ये तो बड़ा अच्छा रिसर्चर है। अब मीटिंग के बाद एयरपोर्ट जाते समय जैंग जोहो से कहती है कि मैं डायरेक्टर चैन की जगह आपके साथ काम करना चाहती हूँ। इस पर जोहो कोई रिप्लाई नहीं देता। यहाँ दिखाते हैं तो शिटू अपनी मॉम को नए कपड़े देती है और इनडायरेक्टली उनके बॉयफ्रेंड के बारे में बात करती है जिससे वो मीटिंग का बहाना बनाकर चली जाती है। शिटो फिर उनको देखकर मुस्कुराती भी है कि बहुत तेज हो रही हो मम्मी। इसके बाद रात को जियाबाओ और लियांग खाना खाने के लिए जियोंग के रेस्टोरेंट जाते हैं। तब जियाबाओ को पता चलता है कि जियोंग को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है क्योंकि वो बार बार उसकी मदद करने के लिए काम से छुट्टी लेता था।
और अब वो फुल टाइम इसी रेस्टोरेंट में कुकिंग का काम करता है, जो कि उसे बहुत ही पसंद है। लेकिन इस बारे में जियोंग ने अपने फादर को कभी नहीं बताया। अब जियाबाओ वापस आने पर देखती है कि जियांग अपने बिजनेस ट्रिप से वापस आ गई है, लेकिन जियाबाओ ने अभी तक इन दोनों को लियांग के एजेंट होने के बाद के बारे में नहीं बताया। उधर ज़ेन्यू अपने सभी दोस्तों को अपना मेंबरशिप कार्ड देकर पार्टी करने के लिए भेज देता है और रात भर अकेला तलवारबाजी की ट्रेनिंग करता है, लेकिन उसे लेफ्ट हैंड से तलवार पकड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। अगले दिन जब ज़ेन्यू प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी जियांग उसके पास आकर कहती है, मेरी पहली बिजनेस ट्रिप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। जियांग के जाने के बाद ज़ेन्यू का सीनियर मोजी उससे जैंग की वीचैट आईडी मांगता है और इसके बदले वो उसे 3 महीने तक पर्सनल ट्रेनिंग देने का वादा भी करता है। फिर ज़ेन्यू भी उसकी बात मान लेता है। अगले दिन जियांग शिटो को बताती है कि उसकी कंपनी में जोहो के असिस्टेंट के लिए एक वैकेंसी आई हुई है और वो इसके लिए अप्लाई करने वाली है। असिस्टेंट बनने के सपने से जब जियांग ऑफिस जाती है तो उसे एचआर बुलाता है कि विंडी बीमार हो गई है, इसलिए वो कुछ दिनों तक नहीं आ पाएगी और उसकी जगह अब जियांग को रिसेप्शनिस्ट का काम करना पड़ेगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट से बात करने के बाद लियांग को बताती है कि उन्हें अलग अलग आउटफिट में तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए। इसके लिए लियांग मान जाती है, लेकिन फिर जियाबाओ उसे इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहती है जो कुछ दिन के बाद होने वाला है। इस पर लियांग मना करके चली जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल में जोहो अपने लिए असिस्टेंट की हायरिंग के जब इंटरव्यू ले रहा होता है तो उसके पास एक आदमी आता है जिसे इस कंपनी के प्रेसिडेंट सुहेंग के फादर ने भेजा है, लेकिन जोहो कम क्वालिफिकेशन होने की वजह से उसे जॉब नहीं देता। वहीं जब शिटो टिडाओ के साथ पेंटिंग एग्जीबिशन में होती है, वो देखती है कि उसकी मॉम का बॉयफ्रेंड किसी और औरत के साथ घूम रहा है। इस बारे में वो जियांग को बताती है तो वो उसे ये बात अपनी मॉम को इनडायरेक्ट तरीके से बताने की एडवाइस देती है। अगले दिन जब जियांग असिस्टेंट की जॉब के लिए अपना सीवी जोहो के पास लेकर जाती है तो वो उसे कम एक्सपीरियंस होने की वजह से रिजेक्ट कर देता है। कुछ देर के बाद जोहो से मिलने के लिए एक आदमी आता है जो कि सुएंग का फादर है, लेकिन जियांग को इस बारे में पता नहीं होता, इसलिए वो उसे इंतजार करने के लिए कहती है। फिर ऑफिस का एक एम्प्लॉय उन्हें जोहो के पास लेके जाता है और जब सुहेंग को पता चलता है कि उसके फादर आए हुए हैं तो वो गेम खेलना छोड़कर काम करने का दिखावा करने लगता है। सुहेंग के फादर इस बात से नाराज होते हैं कि जोहो ने उनके भेजे हुए आदमी को नौकरी देने से मना कर दिया। इस वजह से उन दोनों में थोड़ा बहस भी होती है। फिर जब वो बाथरूम के लिए जाते हैं तो जियांग उन्हें फिर से रोक लेती है। ये देखकर जोहो बड़ा खुश होता है और उनके जाने के बाद जोहो जियांग से कहता है कि अगर तुम एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर आओगी तो मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बना लूंगा। उधर जियाबाओ क्लाइंट के कहने पर अलग अलग आउटफिट में लियांग के फोटो क्लिक करने लग जाती है और यहाँ शिटो अपनी मॉम को उनके बॉयफ्रेंड का सच बताने के लिए एक डायरी में सारी बातें लिखकर उन्हें देने के लिए जाती है। लेकिन जब उसे एक एम्प्लॉय से पता चलता है कि आज उसकी मॉम बहुत गुस्से में है तो वो डायरी लेकर वापस आ जाती है। फोटोशूट के बाद लियांग को जब पता चलता है कि जियाबाओ ने क्लाइंट को फ्री में फोटो दिए हैं तो वो उस पर गुस्सा करती है कि फ्री में क्यों बांट रही हो और पेमेंट लेने के लिए क्लाइंट के पास चली जाती है। तब वो उसे पूरी बात बताती है कि लियांग ने एड वीडियो में उसकी कंपनी का नाम गलत लिया था, इसलिए वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने वाले थे, लेकिन जियाबाओ ने इस गलती की भरपाई के लिए उन्हें फ्री में फोटोज देने का वादा किया था और ऐसी गलती दोबारा न हो, इसलिए जियाबाओ ने लियांग को इंग्लिश का एग्जाम देने के लिए कहा था। जियाबाओ बहुत ही केयरिंग है। ये जानकर लियांग जियाबाओ के काम से बड़ी इंप्रेस होती है और गुस्सा करने के लिए उससे माफी मांगती है। फिर वो रात भर जगकर एग्जाम की सारी तैयारी करती है और अगले दिन एग्जाम देने के लिए भी जाती है। उधर शिटो जाहो का पीछा करते हुए जाती है तो उसे रेस्टोरेंट से कस्टमर इन्फॉर्मेशन देखने पर पता चलता है कि जाहो ने शादी की हुई है और जब वो इस बारे में इंटरनेट पर सर्च करती है तो देखती है कि उसकी मॉम को इस बारे में पहले से ही पता था। अब अगले दिन सुबह जब अपने फादर से फंडिंग लेने के लिए जाता है तो वो फंडिंग देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन इसके बदले वो एक चीज मांगते हैं। वो कंपनी में उनके भेजे गए एक नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को लाने के लिए कहते हैं जो जोहो को टक्कर दे पाए। सुहेंग इसके बारे में सोचने के लिए उनसे थोड़ा समय मांगता है। उधर जियाबाओ लियांग को बताती है कि उसके लिए एक इवेंट्स इनवाइट आया है जिसमें उसके जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आने वाले हैं। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाती है। यहाँ लाइब्रेरी में शिटो अपनी मॉम के बारे में सोच रही होती है, इसलिए उसका पढ़ने में मन नहीं लगता और जब टिडाओ उससे इस बारे में पूछता है तो वो उस पर बेवजह गुस्सा होकर चली जाती है। दूसरी ओर जियांग अपना इन्वेस्टमेंट प्लान जब जोहो को बताती है तो वो इस प्रोजेक्ट पर इन्वेस्ट करने से मना कर देता है क्योंकि जियांग की रिसर्च अधूरी है और जोहो कहता है कि तुमने जिस कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए कहा है वो प्रॉफिटेबल नहीं है। अगले दिन जियांग उस कंपनी के प्रेसिडेंट को इन्वेस्ट करने से मना करने के लिए जाती है तो प्रेसिडेंट उसे बताता है कि हमारा स्टाफ दिन रात काम करता है लेकिन फिर भी हम उन्हें सैलरी नहीं दे पा रहे हैं और अगर इस बार हमें इन्वेस्टमेंट नहीं मिली तो घर बेचकर स्टाफ को सैलरी देनी पड़ेगी। इस कंपनी को फिर हमेशा हमेशा के लिए बंद करना होगा। अब जब यहाँ के स्टाफ से पता चलता है कि पुलिंग कैपिटल उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाली है तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठते हैं और इसी खुशी को देखकर जैंग उन्हें मना नहीं कर पाती कि इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगी। उधर जियाबाओ और लियांग इवेंट के लिए जाते हैं तो जियाबाओ को उसके अंकल मिलते हैं जिनकी कंपनी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रही है। अंदर जाने पर उन्हें एक्ट्रेस क्वेंग मिलती है जिनके साथ जियाबाओ पहले काम किया करती थी। पहले तो क्वेंग जियाबाओ को बहुत ही भला बुरा कहती है, लेकिन जब
जब लियांग उसका मुंह तोड़ जवाब देती है तो वो गुस्से में चली जाती है। अब दूसरी तरफ मोजी जेन्यू से जैंग की पसंद और नापसंद के बारे में पूछता है क्योंकि वो वी चैट पर उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रही है। अब जेन्यू जैंग से उसकी पसंद के बारे में पूछने के लिए जाता है, लेकिन वो उसकी बातों में इस तरह खो जाता है कि ये पूछना ही भूल जाता है और जैंग वहां से चली जाती है। इधर इवेंट में जियाबाओ को जियांग के कॉल से याद आता है कि आज उसे जियांग और शिटू के साथ लंच के लिए इसी मॉल में आना था। थोड़ी देर के बाद जियांग और शिटू को आता हुआ देखकर जियाबाओ उनके पास चली जाती है ताकि उन्हें लियांग के इवेंट के बारे में कुछ पता ही ना चले। जियाबाओ उन दोनों को रेस्टोरेंट में छोड़कर वापस लियांग के पास आती है और उसे स्पीच के लिए तैयार करती है। अब क्वेंग ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि जियाबाओ के अंकल ने उनके लिए लग्जरी अरेंजमेंट किया है। फिर स्पीच के समय जियाबाओ वापस उन दोनों के पास चली जाती है, लेकिन स्टेज पर मीडिया के सामने लियांग और क्वेंग में थोड़ी बहस भी हो जाती है। उधर जब जियाबाओ खाना खा रही होती है तो उसके पास इवेंट मैनेजर का कॉल आता है जिसमें वो बताता है कि लियांग और क्वेंग में लड़ाई हो गई है। जियाबाओ यहाँ से जल्दी से उनके पास जाती है और लियांग के साथ मिलकर क्वेंग से झगड़ा करने लगती है। फिर धीरे धीरे वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तब वो दोनों कैसे भी करके वहाँ से बच निकलते हैं। लियांग और जियाबाओ एक दूसरे की दोस्ती से काफी खुश होते हैं। अब लियांग अपना सामान लेकर चली जाती है और जियाबाओ नीचे जाकर जियांग और शिटो के साथ टैक्सी का इंतजार करने लगती है, लेकिन उसे नहीं पता होता है कि लियांग उसके दूसरी तरफ खड़ी होकर बातें सुन रही है। तभी जियांग जियाबाओ से पूछती है कि आखिर तुम इतने दिनों से अजीब बिहेव क्यों कर रही हो और बार बार तुम लियांग की तारीफ क्यों करती रहती हो। जियाबाओ कहती है कि लियांग इतनी खड़ूस और सेल्फिश है तो मैं उसके साथ बात क्यों करूंगी। इतना सुनते ही लियांग को गुस्सा आ जाता है और वो उसके सामने आ जाती है। फिर वो उन दोनों को बता देती है कि जियाबाओ मेरी एजेंट है। शिटो और जियांग को ये बात बहुत बुरी लगती है कि जियाबाओ ने इतनी बड़ी बात को उनसे छुपा कर रखा। साथ ही लियांग भी उससे गुस्सा होकर चली जाती है। अगले दिन जियाबाओ उन दोनों को अपने सिचुएशन को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिना सुने बाहर चले जाते हैं। फिर वो लियांग से माफी मांगने की कोशिश करती है, पर लियांग इतना कहकर चली जाती है कि मैंने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है। वहीं बाहर टिडाओ शिटो से बात करने के लिए आता है, लेकिन वो उससे बिना बात किए चली जाती है। उधर लियांग को उसकी दादी ने कुरियर से बहुत सारे एप्पल्स भेजे होते हैं, जिनमें से आधे एप्पल्स उसके रूममेट्स के लिए होते हैं, लेकिन लियांग रूममेट्स के हिस्से के सारे एप्पल्स को डस्टबिन में फेंक देती है और अपनी दादी से झूठ कहती है कि मैंने एप्पल दे दिए हैं उन्हें। दूसरी ओर निराश होकर जियाबाओ जियोंग के रेस्टोरेंट पर जाती है तो जियोंग उसे कहता है कि मैंने अभी तक अपने डैड को नहीं बताया कि मेरी नौकरी चली गई है। जियाबाओ कहती है तुम्हें सच नहीं छुपाना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हाल मेरे जैसा हो सकता है। साथ ही जियोंग बताता है कि सोशल मीडिया पर क्वेंग और लियांग की लड़ाई का वीडियो बहुत ही जल्दी वायरल हो रहा है। हॉस्टल जाने पर जियाबाओ जियांग और शिटो की बातें सुनती है। तब उसे पता चलता है कि उन दोनों ने कंपटीशन में जाने के लिए उसकी जगह बिंग नाम की एक मोटी लड़की को अपना पार्टनर बनाया है। इसके बाद वो तीनों लंच के लिए रेस्टोरेंट जाते हैं। उधर जियाबाओ अपने वीडियो कॉल पर पेरेंट्स से बात कर रही होती है, लेकिन जब वहां पर जेन्यू आता है तो उसके पेरेंट्स कॉल कट कर देते हैं, जो कि जेन्यू को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वहीं रेस्टोरेंट में लंच करने के बाद बिंग पहले तो बिल देने के लिए आनाकानी करती है, फिर वो वेट्रेस को धमकी देती है कि अगर तुमने मुझे एक्स्ट्रा खाना नहीं ला के दिया तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट मैनेजर को कर दूंगी। जियांग और शिटो को बिंग का खराब बिहेवियर पसंद नहीं आता और वो वहां से निकल जाती है। रास्ते में वो डिसाइड करती है कि जियाबाओ को हमको एक और मौका देना चाहिए, लेकिन अगर उसने माफी नहीं मांगी तो हम उससे बात नहीं करेंगे। अब हॉस्टल में जियाबाओ लियांग से दोस्ती बढ़ाने के लिए उसे एक नए ऐड का ऑफर देती है, लेकिन लियांग फिर भी उसे भाव नहीं देती। और जब शिटो और जियांग आते हैं तो वो तो बस बिंग की ही तारीफ करते रहते हैं, जिससे जियाबाओ को बहुत ही जेलस फील होता है। उधर पुलिंग कैपिटल में जोहो को पता चलता है कि उसका पुराना कलीग मिस्टर वैंग उसी की कंपनी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट को ज्वाइन कर रहा है। दूसरी ओर जियांग को अपने कलीग की बातों से पता चलता है कि मिस्टर जोहो और मिस्टर वैंग कुछ साल पहले एक साथ गॉर्डेंग कंपनी में काम करते थे। जब मिस्टर जोहो उस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर थे तो मिस्टर वैंग उनका असिस्टेंट हुआ करता था। मिस्टर वैंग बहुत ही काबिल और होनहार एम्प्लॉय था और वो जिस भी कंपनी के लिए इन्वेस्टमेंट प्लान बनाता है वो कंपनी हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। मिस्टर वैंग किसी काबिलियत के डर से मिस्टर जोहो ने उसे लाओस भेज दिया था। उधर मिस्टर जोहो इस बारे में पूछने के लिए गुस्से में सुहैंग के पास जाता है तो सुहैंग कहता है कि मुझे अपने डैड से फंडिंग लेने के लिए ऐसा करना पड़ा। सुहैंग फिर जोहो को गुस्सा शांत करने के लिए उसके हाथ पैर दबाता है। हॉस्टल में जियाबाओ के पास जियोंग का मैसेज आता है जिसमें वो उसे मदद करने के लिए तुरंत रेस्टोरेंट बुलाता है। उधर टिडाओ के बार बार फोन आने पर शिटो आखिरकार उसका फोन उठा ही लेती है और टिडाओ की बताई हुई जगह पर उससे मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन वहां उसे टिडाओ नहीं मिलता, पर उसे टिडाओ का लिखा हुआ एक कार्ड मिलता है जो उसे नेक्स्ट कार्ड का पता बताता है। फिर शिटो एक के बाद एक कार्ड को फॉलो करते हुए आगे बढ़ जाती है। वहीं जियांग किसी तरह हिम्मत जुटाकर उस कंपनी के मैनेजर
को बता देती है कि पुलिंग कैपिटल उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी। और ये सुनते ही मैनेजर की सारी उम्मीदें टूट जाती है। जियांग फिर निराश होकर घर लौटती है। दूसरी ओर शिटो बहुत देर तक पजल सॉल्व करने के बाद आखिरी कार्ड तक पहुंच जाती है, जिसमें टिडाओ उससे माफी मांगता है और एक बार बात करने की रिक्वेस्ट करता है। लेकिन शिटो बिना कॉल के ही वहां से जाने वाली होती है, तभी टिडाओ आ जाता है। फिर भी वो बिना बात किए चली जाती है। उधर जियाबाओ रेस्टोरेंट में वेट्रेस बनकर जियोंग के फादर को जियोंग की बनाई हुई डिश सर्व करती है, जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। फिर वो एक बार रेस्टोरेंट के शेफ से मिलने की जिद करता है और फिर जियाबाओ जियोंग को बाहर आकर सारी बातें अपने डैड को बताने का इशारा करती है। और जब जियोंग शेफ की ड्रेस में उनके सामने आता है तो उन्हें लगता है बहुत बड़ा झटका, क्योंकि वो तो सोचते थे कि उनका बेटा एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। वो गुस्से में वहां से जाने लगते हैं। अब जियोंग उन्हें मना हुई थी और अब वापस प्रेजेंट में आते हैं। हॉस्पिटल से नीचे आने पर जियोंग जियाबाओ के लिए व्हील चेयर लेकर आता है और फिर जियाबाओ के कहने पर वो अपने डैड के साथ जाता है। उधर लियांग एक सेलिब्रिटी पार्टी में गई होती है और वहीं शिटो मोबाइल पर न्यूज देखती है कि उस दिन इवेंट में लड़ाई होने के बाद एक्ट्रेस क्वेंग ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था जिसमें उसके पैरों पर चोट लग गई थी और उसने इसका जिम्मेदार लियांग को बताया। जब ये बात इन तीनों को पता चलती है तो लियांग की मदद करने का ये डिसाइड करते हैं। तभी जियांग को एक आइडिया आता है और वो सभी को बताती है। उधर दिखाते हैं तो पुलिंग कैपिटल से इन्वेस्टमेंट ना मिलने पर मिस्टर डिंग की कंपनी के लोग अपना सामान लेकर घर जा रहे होते हैं, जिससे मिस्टर डिंग बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं कि अब मैं क्या करूं। लेकिन तभी उनके पास जियांग का कॉल आता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि लियांग मीडिया को समझाने की कोशिश करती है कि उस दिन क्वेंग के साथ जो भी हुआ वो मैंने नहीं किया, लेकिन मीडिया वाले उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं होते। तभी वहां पर जियाबाओ आती है। फिर वो मीडिया वालों को एक फोटो दिखाकर बताती है ये फोटो क्वेंग की नहीं बल्कि उसके एक दोस्त की है। मीडिया वाले पूछते हैं कि ये फोटो तुम्हें आखिर मिली कहाँ, तो जियांग इस बात का जवाब देने के लिए मिस्टर डिंग को भेजती है, जो बताते हैं कि उनकी कंपनी ने होंगचा नाम का एक ऐप बनाया जो कि एक तस्वीर को देखने वाली बहुत सारी तस्वीर सामने लेकर आ जाता है। दूसरी तरफ जियोंग के डैड उसे समझाते हैं कि मुझे रेस्टोरेंट चलाते हुए 20 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक मुझे कुछ नहीं मिला, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर एक अच्छी जॉब दिलवाई, पर तुम उसे छोड़कर मेरी तरह शेफ बन गए। जियोंग कहता है कि भले ही इस फील्ड में पैसे कम है, लेकिन इससे मैं खुश हूँ पापा। अब अगले दिन पुलिंग कैपिटल में कंपनी के चारों बोर्ड मेंबर्स के बीच वंडरफुल शॉप पे इन्वेस्ट करने के लिए डिस्कशन हो रहा होता है। तो मिस्टर मार्क इस इन्वेस्टमेंट को रिस्की बताता है। जाते समय मिस्टर वैंग जोहो से कहता है कि 4 साल पहले जब तुमने मुझे लाओस भेजा था तब मैं तुम्हारे खिलाफ था, लेकिन अगर तुम मुझे लाओस नहीं भेजते तो मैं उस इंसान से नहीं मिल पाता जिसकी वजह से आज मैं इतना कामयाब हूँ। इसलिए वो जोहो से बीती बातों को बुलाकर नई शुरुआत के लिए हाथ मिलाता है। इसके बाद जोहो देखता है कि रातों रात होंगचा ऐप बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हो गया है। उधर स्टेशन पर जियोंग के डैड उसे अपनी रेसिपी बुक देने के बाद कहते हैं कि जियाबाओ एक अच्छी लड़की है, इसलिए अपने दिल की बात उसे बता देना। अब हॉस्टल में दिखाते हैं तो लियांग शिटो और जियांग को मदद करने के लिए गिफ्ट देती है और उन्हें डिनर के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो जियाबाओ को नहीं बुलाती क्योंकि वो उससे अभी भी नाराज है। दूसरी ओर जियोंग जब रेस्टोरेंट जाता है तो खाना खाती हुई एक लड़की को जियाबाओ समझ लेता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन फिर वहां पर जियाबाओ आती है। वो भी कह देती है कि नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना ना ही कुछ देखा। अब अगले दिन दिखाते हैं तो लियांग एक मीडिया एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है जो उसे एड प्रमोशन देंगे। लियांग उनके सामने शर्त रखती है कि उसका एजेंट मोटा नहीं होना चाहिए बस। वहीं पुलिंग कैपिटल में सभी लोग होंगचा ऐप के बारे में बात कर रहे होते हैं तो जोहो जियांग को बुलाता है और उसे वापस होंगचा ऐप के साथ इन्वेस्टमेंट की बात करने के लिए कहता है। फिर जियांग होंगचा के फाउंडर मिस्टर डिंग को मीटिंग के लिए पुलिंग कैपिटल बुला लेती है, क्योंकि डिंग ने उससे वादा किया था कि वो पुलिंग कैपिटल से ही इन्वेस्टमेंट लेंगे। उधर टिडाओ शिटो को हॉस्टल छोड़ने के लिए आता है। तभी वहां पर जियाबाओ भी आ जाती है। टिडाओ शिटो को कल होने वाले एग्जाम से पहले कुछ रेस्ट करने की एडवाइस देकर चला जाता है और तभी जियोंग वहां पर आता है। वो जियाबाओ को डिनर के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन जियाबाओ उससे कहती है मुझे एग्जाम से पहले शिटो की हेल्प करनी है, इसलिए मैं नहीं आ सकती। इसके बाद जोहू होंगचा ऐप के साथ कॉन्ट्रैक्ट की सारी जिम्मेदारी जियांग को दे देता है और वो रात भर जाकर कॉन्ट्रैक्ट पेपर बना लेती है। अगले दिन अब ज़ेन्यू को दिखाते हैं, जिसे एक लड़की बर्थडे के बहुत सारे गिफ्ट्स देती है, लेकिन वो बिना गिफ्ट लिए चला जाता है। और फिर जब जियांग उस लड़की के पास बैठी हुई लंच करती है तो उस लड़की को पता चलता है कि जियांग ज़ेन्यू को जानती है, इसलिए वो जियांग को कहती है कि प्लीज तुम ज़ेन्यू को मेरी तरफ से ये गिफ्ट दे देना, इसके बदले मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दूंगी। अब पैसों के लिए जियांग गिफ्ट देने के लिए मान जाती है, उसको जाकर गिफ्ट दे भी देती है। ज़ेन्यू गिफ्ट्स को देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि उसे लगता है कि ये जियांग ने दिए तो वो उन्हें किसी को भी टच करने नहीं देता।
उधर लियांग को मीडिया एजेंसी खाने के प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए कहती है, लेकिन लियांग उनसे कहती है मैं सिर्फ ब्यूटी प्रोडक्ट्स प्रमोट करूंगी, नहीं तो मैं एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दूंगी। लियांग का फिर एजेंट उससे बताता है कि अगर तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगी तो तुम्हें 3 लाख येन देने पड़ेंगे। अब अगले दिन एग्जाम से पहले वाले दिन जियाबाओ शिटो को 5 स्टार होटल में लेके जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उधर गिफ्ट ओपन करने पर जेन्यू को पता चलता है कि ये जियांग ने नहीं दिए, इसीलिए वो उदास हो जाता है। तो वहीं यहाँ लियांग अब चुपचाप खाने के प्रोडक्ट्स ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम पर प्रमोट करने लग जाती है, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं होती। उधर बोर्ड मेंबर से मीटिंग के बाद जोहो जियांग को जल्द से जल्द होंगचा कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करने के लिए कहता है। जियांग को पता चलता है कि मिस्टर डिंग अपने पूरे स्टाफ के साथ न्यू ईयर पार्टी करने के लिए बाहर गए हैं, इसलिए वो उन्हें कॉल करके सुबह साइन करने का डिसाइड करती है। फिर वो जियाबाओ और शिटो के पास 5 स्टार होटल में चली जाती है, जहाँ वो तीनों बहुत एंजॉय करते हैं। इसी बीच जियाबाओ उन्हें बता देती है कि जियांग मुझे पसंद करता है और ये बात मैंने चुपके से सुन ली थी। दूसरी ओर जेन्यू के पास जियांग का मैसेज आता है, जिससे वो पूछती है कि मेरा गिफ्ट लगा कैसे तुम्हें। मैसेज देखते ही जेन्यू दौड़ता हुआ जाता है जहां उसने गिफ्ट्स को फेंका था, और उसमें वो जियांग का गिफ्ट ढूंढता है जो कि पीठ खुजाने वाली स्टिक होती है। जियांग के गिफ्ट को देखकर वो मुस्कुराने लगता है, यानी कि जेन्यू उसे पसंद करने लगा है। अगले दिन जियांग 5 स्टार होटल में मिलने वाला सारा सामान अपने बैग में डालकर जाती है। तब उसको न्यूज से पता चलता है कि होंगचा कंपनी ने गॉर्डिंग कंपनी से इन्वेस्टमेंट ले ली है। ये देखते ही जियांग तुरंत मिस्टर डिंग के पास जाकर इसके बारे में पूछती है और कहती है कि आपने पुलिंग कैपिटल से इन्वेस्टमेंट लेने का वादा किया था, तो फिर ऐसा किया क्यों? डिंग कहता है कि गॉर्डिंग ने पुलिंग कैपिटल से 1 करोड़ ज्यादा इन्वेस्ट करने का ऑफर दिया था और उन्होंने पार्टी खत्म होने तक रिजॉर्ट के बाहर इंतजार भी किया, इसीलिए मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब जियांग इस बात से बहुत उदास हो जाती है। जोहो के पास जाकर कहती है कि अगर मैंने पार्टी के बाहर इंतजार किया होता तो आज ये डील हमारी होती। जोहो उसे कुछ नहीं कहता क्योंकि जियांग को खुद की गलती का एहसास हो चुका था। जाते समय जियांग का बैग फट जाता है और उसमें से होटल का सामान भी गिर जाता है। फिर वो इकट्ठा करके अपने डेस्क पर आती है और टूटे हुए बैग की पिक्चर पोस्ट करती है। उधर लियांग को मीडिया एजेंसी का मैनेजर समझाता है, अगर तुम खाने के प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करोगी तो तुम्हारे फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, जिससे ब्यूटी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना मुश्किल हो जाएगा। अब दूसरी ओर जियाबाओ और शिटो होटल से एग्जाम देने के लिए जा रहे होते हैं। तभी शिटो अपनी मॉम को जाहो के साथ देख लेती है और छिपते हुए आगे जाती है। तभी उसे सामने से जाहो की वाइफ आते हुए दिखती है। शिटो जियाबाओ को आगे भेज देती है और खुद नकली रिपोर्टर बनकर जाहो की वाइफ का इंटरव्यू लेने लग जाती है। शिटो ऐसा इसलिए करती है ताकि उसकी मॉम और जाहो एक साथ पकड़े न जाएं, और इस वजह से वो एग्जाम देने के लिए नहीं जा पाती। वहीं लियांग एक लाइव स्ट्रीम करने के बाद अपने एजेंट से कहती है कि अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। इसके बाद रात को जियाबाओ सभी को जेन्यू के बर्थडे पार्टी में लेके जाती है, जहां केक कट करने के बाद शिटो और टिडाओ एक दूसरे के लिए रोमांटिक सॉन्ग्स भी गाते हैं। तभी लियांग देखती है कि मीडिया एजेंसी उसके पर्सनल अकाउंट पर बिना उसकी परमिशन के पोस्ट कर रही है, इसलिए वो तुरंत अपने पुराने एजेंट से बात करती है और पीछे से जियाबाओ सब कुछ सुन लेती है। वहीं अंदर जियांग अपनी गलती को लेकर जेन्यू के पास उदास बैठी होती है। तभी उसे पता चलता है कि उसे डायरेक्टर चैन की टीम में असाइन कर लिया गया है, और इसी खुशी में वो जेन्यू को गले लगा लेती है। फिर जेन्यू उसको एक नया बैग देता है क्योंकि उसने पोस्ट पर जियांग के उस फटे हुए बैग को देख लिया था। वापस जाते समय टिडाओ और शिटो एक डॉग को खाना खिलाते हैं। उधर जियोंग जियाबाओ को उसके फेवरेट मीट बॉल्स देता है। जाते समय जियाबाओ फाइनली जियोंग को बता देती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। अगले दिन दोनों लंच करते हुए लियांग की लाइव स्ट्रीम देखते हैं, जिसमें वो खाने के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही होती है। फिर स्ट्रीम के खत्म होने के बाद लियांग अपने मैनेजर से कहती है कि मुझे एक नया एजेंट चाहिए जो फीमेल होनी चाहिए और थोड़ी मोटी भी होनी चाहिए। उधर पुलिंग कैपिटल में जोहो सुहेंग और मार्क के सामने एक नए इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को लेके आता है, जिसमें वो वॉर ऑफ किंग नाम के गेम में इन्वेस्ट करने के लिए कहता है। लेकिन इस बार भी मार्क उसका साथ नहीं देता और कहता है कि वॉर ऑफ किंग गेम को बहुत कम लोग खेलते हैं और उसमें बहुत सारी कमियां भी हैं, इसीलिए हमें उसकी जगह सागा ऑफ एम्परर में इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इस वक्त गेम सबसे ज्यादा चल रहा है। अब सुहेंग दोनों को कहता है कि इस बात का डिसीजन हमें इन्वेस्टमेंट कमेटी पर छोड़ देना चाहिए। वहीं डॉग को खाना खिलाते वक्त टिडाओ शिटो से संडे को बाहर घूमने के लिए इनवाइट करता है, लेकिन शिटो मना कर देती है। इस पर टिडाओ कहता है कि मैं संडे को अपनी मॉम के कहने पर ब्लाइंड डेट पर जा रहा हूँ। ये सुनते शिटो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर जोहो सुहेंग से कहता है कि तुमने वॉर ऑफ किंग के लिए मेरा सपोर्ट क्यों नहीं किया। सुहेंग कहता है कि वॉर ऑफ किंग सागा ऑफ एम्परर से बहुत ज्यादा पीछे है। अब उसके बाद जोहो उसे समझाता है, अगर वॉर ऑफ किंग में बग्स को मिटा दिया जाए तो वो सागा ऑफ एम्परर को पीछे छोड़ सकता है। जोहो कहता है कि मैंने रिसर्च की है जिसके हिसाब से सागा ऑफ एम्परर जल्द ही फेल हो जाएगा। अब अगले दिन लियांग मीडिया एजेंसी में जाके कहती है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने वाली हूँ, यानी कि लियांग को मीडिया एजेंसी को 30 लाख येन देने होंगे। हॉस्टल में वो ये बात तीनों को बताती है। जियांग पूछती है कि अभी तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो लियांग कहती है 258।
जियाबाओ कहती है कि मैं तुम्हें अपने पेरेंट्स से लोन दिलवा सकती हूँ, लेकिन लियांग जियाबाओ से मदद लेने के लिए मना कर देती है। इसके बाद लियांग पैसों के लिए अपने सभी लग्जरी बैग को ऑनलाइन बेच देती है। अब अगले दिन बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वैंग मार्क का साथ देते हुए कहता है कि वॉर ऑफ किंग सागा ऑफ एम्परर के सामने टिक नहीं पाएगा, लेकिन अगर हम वॉर ऑफ किंग को साउथ एशिया में लॉन्च करें तो वो प्रॉफिटेबल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त साउथ एशिया में एक भी मोबाइल गेम नहीं है। इससे जोहो और सुहेंग एग्री कर जाते हैं। इसके बाद जियाबाओ और लियांग इस कॉन्ट्रैक्ट की प्रॉब्लम को लेकर शिटो की मॉम मिसिस वी के पास जाते हैं, क्योंकि वो लॉ फर्म चलाती हैं। शिटो अपनी मॉम से नाराज है, इसीलिए वो उनके आते ही बाहर चले जाती है। उधर फाइनल मीटिंग शुरू होने से पहले जोहो को न्यूज से पता चलता है कि सागा ऑफ एम्परर गेम साउथ एशिया में लॉन्च हो चुका है। तभी वहां पर सुएंग के फादर आते हैं, जो कि मीटिंग में इन्वेस्टर होने के नाते डिसीजन ले सकते हैं, और वो जोहो से नफरत भी करते हैं। इसलिए बिना कुछ सोचे वो बाकी मेंबर्स के साथ मिलकर सागा ऑफ एम्परर में इन्वेस्ट करने का डिसीजन ले लेते हैं। जोहो इस बात से हैरान होता है कि वैंग ने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट पेपर बनाए हुए हैं। अब सुहेंग के फादर इस इन्वेस्टमेंट की सारी जिम्मेदारी वैंग को दे देते हैं। मीटिंग के बाद सुहेंग अपने डैड से पूछता है कि आपने जोहो के साथ ऐसा क्यों किया। वो कहते हैं कि मैं उसी जगह पर इन्वेस्ट करूंगा जहां मुझे प्रॉफिट मिलता है। उधर मिसिस वी लियांग को सजेस्ट करती है कि तुम्हें मीडिया एजेंसी के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। जाते समय मिसिस वी शिटो को रोक भी लेती है और पूछती है कि तुम एग्जाम में फेल कैसे हो गई। शिरो कहती है कि अगर मैं एग्जाम देने के लिए जाती तो आप और जाहो उसकी वाइफ से रंगे हाथों पकड़े जाते। अब उसकी माँ कहती है कि मैंने तुम्हें बड़ा किया, पाला पोसा, फाइनेंशियली सपोर्ट किया, और आज तुम मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। ये सुनकर शिटो तो गुस्से में अपने सभी पैसे और बैंक कार्ड उनके सामने फेंक कर चली जाती है। दूसरी ओर पुलिंग कैपिटल में वैंग जोहो को बताता है कि जिस आदमी ने लाओस में मेरी मदद की उसका नाम है हैन जिगटैन, और वो कोई और नहीं बल्कि सागा ऑफ एम्परर गेम का फाउंडर है। अब ये सुनकर जोहो समझ जाता है कि वैंग को पहले से पता था कि सागा ऑफ एम्परर साउथ एशिया में लॉन्च होने वाला है। अब जाते जाते वैंग जोहो से कहता है कि मैं यहाँ तुमसे बदला लेने के लिए ही आया हूँ। इधर शिटो रास्ते में जाते हुए अकेली फील करती है, तभी वो टिडाओ को कॉल करके बुला लेती है। टिडाओ बताता है कि मैं तो तुम्हारे साथ वो ब्लाइंड डेट वाला मजाक कर रहा था। इसके बाद शिटो और टिडाओ एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बात करने लग जाते हैं। अब अगले दिन लियांग नेगोशिएट करने के लिए मीडिया एजेंसी जाती है और डील करती है कि वो जब तक खाने के प्रोडक्ट प्रमोट करेगी तब तक कंपनी को उनके पैसे मिल जाएंगे। इसी ऑफर के साथ दोनों काम करते हैं। लियांग कुछ ही समय में सारे पैसे चुका देती है। अब सर्दियों का समय आता है। लियांग और जियाबाओ में फिर से दोस्ती हो गई है। जियाबाओ उसकी एजेंट बन जाती है। जियांग ऑफिस के लिए निकल जाती है और लियांग इस बात से उदास होती है कि उसके पास सिर्फ एक बैग बचा हुआ है। तभी जियाबाओ कहती है कि तुम मेरा बैग यूज कर सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जियांग जब ऑफिस जाती है तभी वेंडी उसे बताती है कि डायरेक्टर जोहो छुट्टियों पर चले गए हैं और कंपनी की लीडरशिप मिस्टर वैंग के हाथों में चली गई है, और जो भी जोहो के नीचे काम करता था उसे या तो कंपनी से निकाला जा रहा है या छुट्टी देकर घर भेजा जा रहा है। इसके साथ ही पूरा स्टाफ जियांग को पनौती कह रहा होता है, क्योंकि वो जिसके साथ रहती है उसकी किस्मत खराब हो जाती है। पहले रॉन्ग और अब जोहो। वेंडी ये भी बताती है कि ऑफिस के लोग अपनी पोजीशन बचाने के लिए मिस्टर वैंग की चमचागिरी करने लगे हैं। अब ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो मिस्टर वैंग के लिए कॉफी लेके जाती है और उनकी तारीफ करने लगती है। उधर शिटो को पैसे लेकर बहुत सारी दिक्कतें आ रही होती है, क्योंकि उसके पास जो भी पैसे बचे हुए थे वो खत्म हो चुके हैं। दूसरी ओर लियांग जियाबाओ से जल्द कोई नया एड ऑफर लाने के लिए कहती है, तो जियाबाओ बताती है कि नए क्लाइंट मिलना रोज मुश्किल है और पुराने क्लाइंट कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि अब लोग धीरे धीरे तुम्हें जानना कम कर रहे हैं। वहीं रात में शिटो को दुकान वाला कम पैसों में स्वीट पोटैटो नहीं दे रहा था, तभी वहां पर जियांग आती है, जो दुकान वाले को कहती है कि शिटो की फैमिली भी मेरी ही तरह गरीब है। ये सुनकर दुकान वाला उसे स्वीट पोटैटो दे देता है, वो भी कम पैसों में। इसके बाद रास्ते में बातों ही बातों में जियांग शिटो से कहती है कि जोहो की छुट्टी पर चले जाने के बाद मैं उसके दुश्मन वैंग की टीम में रहकर जासूसी करूंगी और सारी बातें उन्हें बता दूंगी। हॉस्टल में लियांग उन तीनों से पूछती है कि मुझ में ऐसी क्या कमी है जो तुम लोगों को पसंद नहीं है। इस पर तीनों एक ही जवाब देते हैं, तुम्हारा गुस्सा। फिर जियाबाओ उसे एडवाइस देती है कि अगर तुम गुस्से में वीडियो बनाओगी तो लोग तुम्हारे इस तरीके को पसंद करेंगे और जल्द ही तुम्हारे फॉलोवर्स बढ़ जाएंगे। सुबह होते ही लियांग वीडियो शूट करती है और जो प्रोडक्ट उसे पसंद नहीं आता वो उसे गुस्से में तोड़ देती है। फिर लियांग को उसकी मॉम फोन पर डांटती है, क्योंकि उसने अब अपनी दादी से पैसे ले लिए हैं और मुसीबत में उन्हें कभी भी याद नहीं किया, मतलब ही कहीं की। उधर पुलिंग कैपिटल में जियांग वैंग के इशारों पर काम कर रही होती है और चुपके से वो जरूरी डॉक्यूमेंट्स की फोटो खींचकर जोहो को भेज दिया करती है। एक दिन वैंग उसे बुलाता है और अपने साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की मीटिंग में आने के लिए कहता है। अब दिखाते हैं तो वो ज़ेन्यू के पास जाती है, जो इसके लिए शहर की सबसे फेमस मीट डिश लेकर आया है। ज़ेन्यू बताता है कि अगले महीने एक कंपटीशन होने वाला है जिसमें मेरे अलावा बाकी सभी लोग हिस्सा लेने वाले हैं।
जियांग कहती है कि अगर तुम इसी तरह लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस करते रहोगे तो एक दिन तुम्हें भी कंपटीशन खेलने का मौका मिलेगा। अब यहाँ दिखाते हैं तो लियांग देखती है उसके गुस्से वाले वीडियो को हुआंग नाम के इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो में यूज कर लिया है और जिस क्लोथिंग कंपनी के साथ लियांग की बात चल रही थी वो हुआंग के साथ ऐड करने वाले हैं। दूसरी ओर जियांग वैंग और अमांडा के साथ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के लिए एक कोल्ड स्टोरेज कंपनी में जाते हैं, जहां जियांग उसे बताती है कि अगर हम फैक्ट्री में आने वाली गाड़ियों और स्टॉक के बारे में पता कर लेंगे तो हमें सही डाटा मिल जाएगा। वैंग समझ जाता है कि ये आइडिया जोहो का है, इसलिए वो जियांग को अकेले में एक एक करके सभी स्टॉक को चेक करने के लिए कहता है, जो कि 2000 से भी ज्यादा होते हैं। अब जियांग कोट पहनकर बर्फ के रूम में जाकर स्टॉक चेक करने लगती है। उधर जियाबाओ हुआंग के पास जाती है और उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है, जिसमें वो बताती है कि मैंने लियांग का आइडिया चुराया है। अब जियाबाओ इस रिकॉर्डिंग को लियांग को भेज देती है, लेकिन जैसे ही हुआंग को इस बारे में पता चलता है वैसे ही वो जियाबाओ का फोन तोड़ देती है। दूसरी ओर लियांग क्लोथिंग कंपनी के सैंपल कपड़े पहनकर उसके मालिक के पास जाती है और उसे हुआंग की रिकॉर्डिंग सुनाती है, लेकिन फिर भी वो युआंग के साथ ही ऐड करना चाहते हैं क्योंकि उसके फॉलोअर्स लियांग से ज्यादा हैं। अब जाते समय वो लियांग को उसके सैंपल कपड़ों का पेमेंट करने के लिए कहता है, लेकिन लियांग के पास इतने ज्यादा पैसे होते नहीं, इसलिए वो उन सैंपल कपड़ों को उतार कर एक सिंगल क्लोथ में चली आती है। बाहर इतनी ज्यादा ठंड होती है कि वो कांपने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड चैन आता है जो उसको जैकेट पहना देता है। उधर वैंग मीटिंग के बाद जियांग को बिना साथ लिए ही चला जाता है और जियांग फैक्ट्री के बंद होने के समय अपनी गर्म जैकेट उतार कर जाने ही वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि उसका फोन तो अंदर रह गया है। जैसे ही वो फोन लेने के लिए अंदर जाती है तो पीछे से फैक्ट्री वर्कर दरवाजा ही बंद कर देता है। उधर जियांग इतने ठंडे कमरे में बंद हो जाती है, कोई भी उसका फोन नहीं उठाता। यहाँ लियांग का एक्स चैन उसे नए कपड़े, शू और बैग दिलवाता है, फिर दोनों कॉफी पीने के लिए चले जाते हैं। चैन बताता है कि मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक सेलिब्रिटी मैनेजमेंट कंपनी शुरू की है। वो लियांग से पिछली बार के लिए भी माफी मांगता है। दूसरी ओर ज़ेन्यू को उसका कोच बताता है कि कंपटीशन से पहले एक सीनियर टीम से चला गया है, इसलिए अब तुम्हें उसकी जगह पर कंपटीशन में खेलना होगा। ज़ेन्यू फिर ये बात बताने के लिए जियांग को कॉल करता है और वो उसको सारी बात बता देती है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ। फिर वो तुरंत फैक्ट्री से जियांग को बाहर निकालता है और उसके हाथ सेकता है। अब हॉस्टल में शिटो के पास जाहो का कॉल आता है और वो उसे मीटिंग के लिए बुलाता है। उधर रास्ते में चैन लियांग से कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम करोगी तो मैं तुम्हें सबसे स्टार बना दूंगा और मेरी कंपनी से तुम्हें हर तरह की मदद करने की कोशिश करूंगा। जाते समय चैन कहता है कि कल कंपनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें दुनिया भर के ब्रांड्स और मीडिया आने वाली है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूँ। लियांग कुछ नहीं कहती और चैन इतना कहकर चला जाता है कि मैं तुम्हें कल लेने के लिए जरूर आऊंगा। इन दोनों को बात करते हुए जियाबाओ देख लेती है। पूछने पर लियांग बताती है कि चैन ने अपनी फियांसी से ब्रेकअप कर लिया है और अगर मैं उसकी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी तो वो मेरे सारे सपने पूरे कर देगा। अब जियाबाओ उसे समझाती है कि इतनी जल्दी किसी पर विश्वास मत किया करो। अगले दिन लियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाने वाली होती है, तभी जियाबाओ उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी बात सुने चली जाती है। इवेंट में चैन उसको अपनी आर्टिस्ट से मिलवाता है जो उसे बताता है कि हमने आपके लिए स्पेशल एंट्री का अरेंजमेंट किया है। उधर शिटो जाहो से मिलने पर पूछती है कि अगर मेरी मॉम से आप इतना प्यार करते हो तो आप अपनी वाइफ को डिवोर्स क्यों नहीं दे देते। ये सुनकर जाहो कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद चैन को पता चलता है कि लियांग प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से पहले ही भाग गई है। चैन रिसेप्शन पर जाकर देखता है कि लियांग ने उसके दिए हुए शू, बैग और कपड़े वहीं पर रखे हुए हैं और अब ये गुस्सा होकर उन्हें फेंक देता है। हॉस्टल में ये जानकर जियाबाओ लियांग को गले लगा लेती है कि तुमने चैन की गर्लफ्रेंड बनने का ऑफर एक्सेप्ट नहीं किया, ये बहुत बढ़िया किया। इसके बाद रात में चारों पहली बार एक साथ डिनर करते हैं और लियांग को अपने ग्रुप में वो ऐड कर लेते हैं। सोते समय जियांग देखती है कि जो उसके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा है। वो सोचती है कि शायद उनका रिचार्ज खत्म हो गया होगा, इसलिए वो जोहो का मोबाइल रिचार्ज करती है, जिस पर जोहो रिप्लाई कर देता है वर्क हार्ड। ये देखकर जियांग बहुत खुश होती है। अगले दिन ऑफिस में जियांग को कलीग्स की बातों से पता चलता है कि जोहो की प्रिडिक्शन सच हो गई है। वॉर ऑफ किंग गेम सागा ऑफ एम्परर से भी ज्यादा चलने लगा है। इस बात से खुश होकर जियांग वेंडी के पास जाती है और कहती है कि वॉर ऑफ किंग हिट होने के बाद जोहो वापस आने वाले हैं। इस पर वेंडी बताती है कि मिस्टर जोहो ने वॉर ऑफ किंग को ज्यादा समय तक फॉलो नहीं किया, जबकि मिस्टर वैंग ने वॉर ऑफ किंग में एंजल इन्वेस्टिंग की थी, यानी कि इस बार भी वैंग की जीत हुई। इससे जियांग फिर से उदास हो जाती है। दूसरी ओर लियांग जियाबाओ से कहती है कि अब फैशन ब्लॉगिंग छोड़कर जियांग की तरह मैं जॉब करने वाली हूँ। वहीं हॉस्टल में शिटो कंप्यूटर पर जॉब की तलाश में लगी होती है, तब वो टिडाओ से भी ज्यादा देर तक बात नहीं करती। इधर लियांग अपने फॉलोअर्स को गुड बाय कहने के लिए आखिरी लाइव स्ट्रीम कट कर रही होती है कि तभी पीछे से जियाबाओ के हाथ से ग्लास गिर जाता है और वो उसके पास आ जाती है। इसी बीच एक छोटा लाइव स्ट्रीम में कैमरे के सामने आकर क्यूट सा डांस करने लगता है और थोड़ी
देर के बाद उसका भाई आकर उसको लेके जाता है। फिर लियांग लाइव स्ट्रीम में कहती है कि मैं अपने पर्सनल रीजंस की वजह से आज के बाद कभी भी ये काम नहीं कर सकती हूँ। वहीं पुलिंग कैपिटल में हर तरफ मिस्टर वैंग की जीत को देखकर जियांग उदास मन से अपना रिजाइनेशन लेटर देने के लिए जाती है। तभी वो रास्ते में मिस्टर जोहो से टकराती है और उन्हें देखकर खुश भी होती है। उधर होटल के बाहर टिडाओ जियाबाओ को देने के लिए फ्रूट्स और ड्रिंक्स देता है। फिर जियाबाओ को एक लड़की बताती है कि लियांग अपने छोटे भाई की वजह से फेमस हो गई है। ये सुनकर तो जियाबाओ भागकर लियांग के पास जाती है और बताती है कि उस छोटे बच्चे की वजह से तुम ट्रेंडिंग चल रही हो। इसी खुशी में वो दोनों नाचने भी लगते हैं और जियांग उनका साथ देती है। लेकिन शिटो पैसों की कमी और नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत ही अपसेट थी। आधी रात को शिटो टिडाओ का दिया हुआ खाना खाने लग जाती है। तभी जियाबाओ उसे कहती है टिडाओ अच्छा लड़का है और वह तुम्हारी केयर करता है, इसलिए तुम्हें उससे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर शिटो टिडाओ को डिनर के लिए मैसेज करती है। अगले दिन जियांग